हे गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। माय नेम इज जीवित सिंह। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं और आज का सेशन एकदम गूज बम्प्स देने वाला आपको रहेगा, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्लीट मराठा एम्पायर के बारे में। कोशिश करेंगे कि शुरुआत से लेके अंत तक इसको कंप्लीट ही कर दें आज ही की क्लास में। बहुत टकाटक मैं इसको कंप्लीट करवाऊंगा। और साथ में आप देखिए कि इसको सेशन को इस टाइम पे लाने का एक खास पर्पज ये है कि अभी आपने देखा होगा थिएटर्स के अंदर चल रही है छावा मूवी, और वहां पे क्या है रियलिटी उस मूवी की, क्या सच में वैसी चीजें हुई हैं या कुछ ऐसा तो नहीं कि जो वहां पे हमें गलत डिपिक्ट किया गया है, और मेरा क्या रिएक्शन है वो सब हम इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। बहुत ही एंटरटेनिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो ये रहेगी, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम इस पूरी की पूरी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जस्ट लाइक ए मूवी, है ना। और इसके अलावा अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो आप ये जो फ्री कोर्स का सेक्शन है यहाँ पे जाके एसएससी सीजीएल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हनुमान सीरीज के अंदर आपको जो है इसकी पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। तो आइए भगवान राम और हनुमान जी का नाम लेके हम स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस सेशन को। और इसके अलावा अगर किसी को भी पेड कोर्स लेना हो तो वो ले सकता है, ये कोई कंपल्शन नहीं है, आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो अब जो है हम शुरुआत करने वाले हैं कंप्लीट मराठा एम्पायर के बारे में। जब हम मराठास के बारे में बात करते हैं तो मराठास का जो पूरा का पूरा रूट्स है वो कहाँ से जुड़े हुए हैं, तो वो अगर आप देखेंगे तो ये सिसोदिया राजपूत डायनेस्टी से एक तरह से जुड़े हुए हैं, ठीक है दोस्तों। यानी कि अल्टीमेटली ये भी अगर इनके पूर्वजों की तरफ आप जाके देखेंगे तो वो भी राजपूत है, और कहीं ना कहीं आगे चल के वो दक्कन में शिफ्ट हो गए, और वहां से क्या हो गया भाई इसको, तो वहां से हमें जो है देखने को मिलता है कि नीचे जाके दक्कन के एरिया में जाके जो है मराठा एम्पायर हमें पनपता दिखेगा। इसके अलावा आप देखिए कि ये लाइनेज पूरी की पूरी चलती रहेगी। भोसले डायनेस्टी यहाँ से शुरू होगी, हमें उसी के बारे में जानना है ना। तो यहाँ पे जो है मालूजी भोसले हैं, और उसके बाद जो है नीचे चल के आप देखेंगे कि इसी लाइनेज में जो मेन पर्सनैलिटी निकल के आएंगे वो शिवाजी महाराज निकल के आएंगे। क्योंकि आप देखिए कि जो इनके पिताजी हैं शाहजी भोसले, उन्होंने इसकी शुरुआत नहीं की है, वो एक सामंत ही रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली शिवाजी महाराज ने जो है ये पूरे के पूरे एम्पायर की शुरुआत की है। बेसिकली फादर जो है यही माना जाएगा, फादर ऑफ हिंदुत्व अगर हम मराठा एम्पायर के अंदर देखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली भगवा लहराने वाला काम जो है मेन जो है वो शिवाजी महाराज ने यहाँ पे किया है, ये हमें देखना है इसके अंदर। ये एक सेकंड रुक जाइए बस, ये लड़का नहीं सुधरेगा, है ना। इसको मैंने अभी बताया कि आखिर में तुम्हारी दिक्कतें सुन लूंगा, इसको अभी के लिए थोड़ी देर के लिए शांत कराते हैं, है ना। इसके साथ मुझे औरंगजेब बनना पड़ेगा, नहीं तो ये हटेगा ही नहीं। तो कुल मिला के जो है हमें जो शिवाजी महाराज का अगर मैं टाइम देखता हूँ मोटा मोटा, तो जब ये राजा बन रहे हैं 1674 से 1680 के अराउंड का ये पूरा का पूरा टाइम पीरियड है इनका, ठीक है दोस्तों। और ये पूरा का पूरा अगर आप मराठा एम्पायर का देखेंगे तो ये सारी की सारी लाइनेज इस तरीके से चलती है। अभी मैं एक लाइनेज आपको बता देता हूँ, उसके बाद कहानी पे जंप करेंगे। पहले हम पूरी की पूरी कहानी को समझ लेंगे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको सिर्फ कहानी जानने में इंटरेस्ट होता है, तो वो कहानी सुन लेंगे, उसके बाद फिर हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप देखिए कि ये पूरी लाइनेज आप देख रहे हैं। अगर मैं शिवाजी महाराज को देखता हूं तो इनकी दो वाइफ है, एक है साईबाई और दूसरी है सोयराबाई, ठीक है भाई। अब जो साईबाई है वो आप समझो कि बहुत अर्ली एज में ही उनकी डेथ हो जाती है, तो इन्हीं से ही इनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है जिनका नाम है संभाजी महाराज, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं बोलूं आपको तो ये जो संभाजी महाराज हैं, इनके भी अगर मैं फर्दर आगे लाइनेज देखता हूं तो इनके एक पुत्र हुए शाहू वन, ठीक है, या शाहू महाराज आप कह लो, जिनको बाद में औरंगजेब कैद भी करता है, वो सब की भी बात करेंगे। बट कुल मिला के अगर हम देखें तो ये शाहू महाराज किसके बेटे हैं, वो संभाजी और येसुबाई के बेटे हैं। अभी जो मूवी है उसके अंदर भी आपने देखा होगा, वो रश्मिका मंदाना को यही येसुबाई ही बना रखा है उसके अंदर, और जो संभाजी है ना, वो विकी कौशल को संभाजी बना रखा है। तो ये जो है इन दोनों के बेटे जो है शाहू वन है। तो आपने देखा होगा मूवी में कि जब वो गुड न्यूज सुनाती है ना विकी कौशल को, तो वो वाला सीन आपको याद हो जाएगा। इसके अलावा आप देखिए कि अगर मैं दूसरी लाइनेज में जाता हूं तो वहां पे कौन है, सोयराबाई है। अब यही सोयराबाई देखिए हैं जो बहुत ज्यादा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी करती हैं, किसके अगेंस्ट, संभाजी महाराज के अगेंस्ट करती है। तो इनका जो अल्टीमेटली है यहां से जो एक बेटा निकल के आ रहा है वो कौन है, रामराजे, ठीक है, या राजा राम वन कह लीजिए या रामराजे कह लीजिए। तो कुल मिला के आप देखिए कि संभाजी महाराज की शहादत के बाद जो है कौन बैठता है, ये रामराजे ही बैठते हैं। और आपने देखा होगा वो रश्मिका मंदाना जो है ना, जिसको आप येसुबाई बोल रहे हैं, कई लोग को येसुबाई से शायद समझ ना आए, तो वो जो है मूवी का एक सीन मैं याद करवा रहा हूं, तो एंड में बिल्कुल आखिर में मूवी में जो है एक बच्चे को जो है सिंहासन पे बिठाती हैं, तो ये वही वाले रामराज हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहां से आपको वो चीज क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, औरंगाबाद का नाम चेंज करके संभाजी नगर रखा गया, और वो क्यों रखा गया वो आप अब शायद ज्यादा को रिलेट कर पाएंगे जितने भी लोग हैं। तो ये जो है शिवाजी महाराज की लाइनेज से निकलते हैं, दो बच्चे हैं, उनका पूरा का पूरा हमने देखा। और फिर यहाँ पे जो है अल्टीमेटली शाहू वन तक आप जाएंगे। फिर यहाँ शाहू वन से आगे जब हम चलते हैं तो उससे पहले अब मैं इधर का बता देता हूँ कि ये जो राजराम है, इनके साथ जो है आप देखो कि संभाजी महाराज ने अपने सबसे बेस्ट जनरल, जो कि कौन थे, हम्बीराव मोहिते थे, ठीक है। तो इनको जो है
रिक्वेस्ट किया था कि अपनी डॉटर की शादी जो है रामराजे से करवा दी जाए। तो वो जो ताराबाई है वो बेसिकली हम्बी राजे मोहिते की डॉटर हैं। अगर आपने देखा होगा तो वो मूवी के अंदर भी आपने देखा होगा, तो संभाजी महाराज के बिल्कुल साथ कदम से कदम मिला के जो उनको शंभू बोला करते थे, याद कीजिए, है ना। तो वो जो है यही है, हम्बी राव मोहिते ही हैं मूवी के अंदर। और इनकी बेटी है ताराबाई। ताराबाई और रामराजे की जो है शादी हो जाती है। और अल्टीमेटली मैं आपको बताऊं तो ताराबाई जो है ये भी एक कुशल नेतृत्व वाली लेडी रही है। आगे चल के हम देखेंगे तो ये पूरा का पूरा लगभग यही ताराबाई ही संभालेंगी, क्योंकि यहां पे भी जो है चीजें सेटल डाउन नहीं रहेंगी, क्योंकि जो शाहूवन है उनको औरंगजेब पकड़ लेगा। तो यहां बहुत ज्यादा केओस मच जाएगा, जिसको जो है हैंडल करने का काम, मेन काम जो करने वाली है वो ताराबाई करने वाली है। अल्टीमेटली जो रामराजे हैं वो आप देखिए कि 1689 से 1700 के बीच के आसपास के टाइम पे रहे हैं, और जो ताराबाई हैं वो 1700 से 1707 के आसपास की। ये मैं आपको इनके राज करने का टाइम पीरियड बता रहा हूं, ठीक है। तो ताराबाई ने बेसिकली एक रीएजेंट के तौर पे काम किया है। फिर आगे चल के बहुत भसड़ मचेगी। वो भसड़ किस तरीके की मचती है, अभी मैं कहानी पे शिवाजी महाराज और संभाजी की कहानी पे तो वापस आऊंगा। अभी मैं बस एक लाइनेज पूरी की पूरी क्लियर कर रहा हूं, ताकि कहानी आपके माइंड में क्लियर रहे कि है कौन कौन कैरेक्टर। नहीं तो कैरेक्टर नहीं बताओगे तो कहानी भी समझ में नहीं आएगी। तो अब आप देखिए कि जो ताराबाई है बेसिकली, अगर मैं बोलता हूं कि हम्बीराव मोहितो की जो है डॉटर है, तो ये हम्बीराव मोहिते जो है ये कोल्हापुर के बेसिकली इनके फ्यूडेटरी हैं, कोल्हापुर से थे, ठीक है, कोल्हापुर से। अब जो कोल्हापुर से ही हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि ताराबाई का जो बेसिकली मेजर अथॉरिटी रहेगी वो कोल्हापुर वाली साइड में रहेगी, ये हमें क्लियर है। और जो आप देखिए कि इन दोनों का बेटा है रामराजे और ताराबाई का, उसका नाम होता है शिवाजी टू रखते हैं ये लोग, ठीक है। और ये शिवाजी टू को जो राजा बनाते हैं ये कोल्हापुर में ही राजा बनाते हैं, क्योंकि वो सारा का सारा एरिया, सतारा वाला एरिया और कोल्हापुर वाला एरिया जो है लगभग वो किसके इन्फ्लुएंस में है, ताराबाई के इन्फ्लुएंस में, आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आप देखिए कि कॉन्फ्लिक्ट कहां पे पैदा होता है। कॉन्फ्लिक्ट इनका जो पैदा हो रहा है ताराबाई का, क्योंकि ये एक रीएजेंट के तौर पे काम कर रही हैं और यही सारे का सारा राजपाट चला रही हैं, तो इनका कॉन्फ्लिक्ट इधर पेशवाओं से चल रहा है, ठीक है। इधर पेशवा का आप देखिए कि भट्ट डायनेस्टी से थे सारे के सारे पेशवा। पेशवा मतलब प्राइम मिनिस्टर इनके, है ना। तो जो सबसे पहले बनते हैं वो बालाजी विश्वनाथ बनते हैं 1713 से 1720 के बीच में। फिर उनके बेटे हुए हैं बाजीराव वन। फिर ये बाजीराव वन वही है जो बाजीराव मस्तानी वाली मूवी देखी है ना, वही वाले हैं। इसके अलावा फिर बाजीराव के भी बेटे जो हैं बालाजी राव और रघुनाथ राव। अब ये रघुनाथ राव जो है उस टाइम पे अंग्रेजों का साथ देंगे, वो सब कहानी होगी, है ना, मराठास को हरवाएंगे। वो एक काम जो है रघुनाथ राव जो है घर का भेदी ढंका ढाई वाला काम करेंगे। और इस तरफ जो है जो बालाजी राव हैं, आप समझना कि ये इनको आप रिलेट कर सकते हो, जो अब्दाली का वॉर हुआ था ना मराठास के साथ, तो इन्होंने ही एक तरह से 1761 तक ये रहे हैं, देखिए। और अब्दाली के वॉर के बाद ही इनकी डेथ होती है, तो वहां से आप को रिलेट इनको कर पाएंगे। यही सबको आगे भेज रहे हैं। किसको भेजते हैं उस पूरे के पूरे बैटल में, तो ये भेजते हैं इन्हीं का भतीजा है एक सदाशिव राव, आप देखिए इस तरफ है वो। और साथ में आप देखिए कि एक बंदे को और भेजते हैं, है ना, विश्वास राव को भेजते हैं जो इनके बेटे हैं। तो वो यहाँ पे नहीं है लाइनेज में, क्योंकि वो कभी नहीं बने होंगे कुछ हायर पोस्ट पे, तो ऑब्वियसली बात है कि उनको नहीं रखा गया यहाँ। बट आप क्लियर रखना है यहाँ से कि ये दोनों की डेथ हो जाती है। सदाशिव राव और विश्वास राव जो है वहाँ पे अब्दाली जो है उनको किल कर रहा है एक तरह से पानीपत के बैटल में, और उसी के सदमे में जो है बालाजी राव की भी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो फिर जो है नीचे बहुत सारा कलेश मच जाएगा इधर पेशवाओं के बीच में भी कि कौन राजा बनेगा, मतलब क्योंकि अल्टीमेटली जो है इनके टाइम पे ना, बालाजी राव के टाइम पे लगभग आप देखो कि जो महाराज की पोस्ट है ना, छत्रपति की पोस्ट है, वो सिर्फ और सिर्फ नॉमिनल रह गई थी, जैसे आज की डेट में प्रेसिडेंट की रहती है और चलाता प्राइम मिनिस्टर ही है। तो सेम यहाँ पे भी है कि ये प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के बाद ज्यादा पावर होती थी। लेकिन अब आप देखो कि अब जो मैं कहानी आप लोग को समझाना चाह रहा हूं कि ये मैंने क्यों बताई है, जो ताराबाई है वो एक रीएजेंट के तौर पे काम कर रही हैं, जबकि आप देखिए कि यहाँ पे बालाजी राव जो है वो कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाह रहे हैं। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट का मुद्दा यहाँ पे दोनों के बीच में जो है पैदा हो रहा है। अब ये जो है आप देखो कि क्या करते हैं बालाजी राव, ये कोशिश करेंगे कि सारी की सारी पावर जो है ताराबाई से लेके पेशवास के हाथ में आए। लेकिन वहां पे देखो कि जो मुगल एम्पायर के लोग हैं वो औरंगजेब की डेथ के बाद जो है शाहू महाराज को छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ते हैं? इस कंडीशन पे छोड़ते हैं कि भैया जाके तुम अपने थ्रोन को क्लेम करोगे, ये नहीं कि तुम जाके वहां पे बैठ जाओगे, तुम वहां पे जाके बोलोगे कि ये राज सिंहासन मेरा है, इसी कंडीशन पे। और शाहू ये काम करते हैं, आकर वो क्लेम करते हैं सिंहासन को। और अगर देखा जाए ब्लड लाइन के हिसाब से तो शाहू का जो मेन रोल है वो कहीं बेहतर है एज कंपेयर टू इस तरफ वालों के, क्योंकि इन्होंने तो कुछ अभी खास किया भी नहीं है, जबकि शाहू वन ने जो है कहीं बेहतर, क्योंकि इनके फादर जो हैं उन्होंने तो लगभग आप देखिए कि पूरे पूरे मराठा एम्पायर को कंपाइल किया और कई लोग को हराया, है ना, और शहादत भी दी। तो यहाँ पे जो है लोगों को, इन सब लोगों को लग रहा है कि हाँ इनका क्लेम जो है जेन्युइन है, इनको हम राजा मान सकते हैं एक तरह से, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये राजा घोषित कर दिए जाते हैं। अब ऐसे में क्या होता है कि बहुत टाइम में हम देखते हैं कि आगे दोनों ताराबाई और शाहू वन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं। और जो ताराबाई है वो इवन क्या करती है कि अपने ही उस तरफ, यानी कि आप देखिए सतारा और जो कोल्हापुर है वहां पे एक पैरेलल गवर्नमेंट चलाने की भी कोशिश करती है कि हाँ आज
से राज सिंहासन यही है, हम जो है सारे के सारे फैसले लेंगे। लेकिन ऐसा कर नहीं पाते हैं। अल्टीमेटली शाहू के साथ जो है बहुत कलेश इनका मचता है ना, जो बहुत घमासान होता है, लड़ाई झगड़ा भी यहाँ पे खूब होता है। और जब आप देखेंगे शाहू वन का जो आखिरी का टाइम है राज करने का, लगभग आखिरी के ईयर्स हैं, तो उसमें क्या होता है, जो बालाजी राव है ना, ये चाह रहे हैं कि भैया सारी की सारी जो पावर शिफ्ट है ना, वो सतारा और आपका जो कोल्हापुर से है, कहाँ पे शिफ्ट कर दी जाए, पुणे में शिफ्ट कर दिया जाए। अगर पुणे में वो शिफ्ट हो जाती है पावर, तो वहाँ पे जो है ताराबाई का बिल्कुल भी कोई ज़्यादा अथॉरिटी नहीं है। और अगर राजपाट, जैसे हम बोलते हैं ना, कैपिटल की बात करते हैं कि दिल्ली को ही अगर हम मुंबई में शिफ्ट कर दें या कहीं और शिफ्ट कर दें, तो ऑब्वियसली बात है देश वहाँ से ही चलने लग जाएगा। तो सेम यहाँ पे भी वही है कि ये कह रहे हैं कि भैया पुणे से चलाते हैं हम सारे के सारा। तो ये जो खेल मचता है यहाँ पे भी एक दोनों के बीच में जो है भसड़ मच जाती है। तो यानी कि ये बार बार जो है क्लैशेज यहाँ पे हमें अल्टीमेटली देखने को मिलते हैं। लेकिन ताराबाई की कोई ज़्यादा यहाँ पे चल नहीं पाती है। बेशक से कुशल नेतृत्व वाली लेडी थी, लेकिन यहाँ पे अल्टीमेटली जो है ये लोग जो है शाहू महाराज को एक्सेप्ट करते हैं। और शाहू महाराज के बाद तो ये लगभग आप समझो कि पेशवाओं का ही राज हो गया था पूरे के पूरे मराठा एम्पायर में। यानी छत्रपति का तो काम ही तमाम कर दिया, और यहाँ पे सारा का सारा राज सिंहासन किसके लिए बैठ दिया, पेशवाओं के लिए। देखो मतलब कि शहादत तो कौन दे गए और यहाँ पे राजपाट कौन चला रहे हैं। तो आपको बड़ी फनी भी लगेगी ये चीज़ और अजीब भी लगेगी, बट एनीवेज उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये तरीका है। और अगर आप यहाँ पे पूरे के पूरे राजपाट में भी देखेंगे तो जो अलग अलग डायनेस्टी, गायकवाड़, शिंदे है ना, तो उस कोल्हापुर वाले, सतारा वाले, तो ये इनमें जब आप नीचे जाएंगे, जैसे आप देखिए कि बहुत सारे लोग को आप जानते भी होंगे, जैसे ग्वालियर के सिंधियाज हैं, तो वो भी जो है मराठास ही हैं एक तरह से। और अगर मैं होलकर्स की बात करता हूँ, अहिल्याबाई होलकर जो है, वो पूरा का पूरा इंदौर वाले एरिया की अगर मैं बात करता हूँ, तो वो उनसे आप रिलेट कर सकते हैं। तो कुल मिला के जो है ये सारा का सारा कहानी है। अब मैं थोड़ी थोड़ी विस्तार में लेके चलता हूँ कहानी को, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी। आप देखिए कि टाइम है अभी औरंगजेब का, है ना, और औरंगजेब के टाइम में आप देखो कि मोटा मोटा जो शिवाजी महाराज हैं वो बगावत कर रहे हैं, ठीक है। और उनके जो फादर हैं वो तो एक तरह से फ्यूडेटरी ही हैं बीजापुर वालों के, तो उनका तो कुछ खास रोल नहीं है। लेकिन जो क्वालिटीज़ है ना, वो सारी की सारी किसने भरी है, जीजाबाई जो उनकी माता जी हैं शिवाजी महाराज की, उन्होंने उनके अंदर जो है पूरी फुल फ्लैश्ड एक राजा वाली क्वालिटी है ना, मॉरल वैल्यूज सब चीज़ें भर रखी हैं। अब जो शिवाजी महाराज है, इनका एक ही सपना है, क्योंकि ये देख रहे हैं आम जनता के बीच में चल के कि भैया वहाँ पे जो है चीज़ें उस हिसाब से नहीं है और बेहतर हो सकती हैं एडमिनिस्ट्रेशन में। तो ये हमेशा जो है लोगों को एक स्वराज वाले जो प्रेरणा है वो देने की कोशिश करते थे। और इन्होंने एक, आप सोचो कि मुगल एम्पायर में से ही पूरा का पूरा एक एम्पायर कार्व आउट भी किया है, अगर हम देखें तो मोटा मोटा, जो कि अपने आप में एक मुगल अथॉरिटी को चैलेंज देने वाली ही बात थी। हालांकि औरंगजेब ने बहुत बार इनको पकड़ने की भी कोशिश की है, लेकिन कभी भी पकड़ में नहीं आए थे उसके। और एक बार जो है आप देखिए कि जो रायगढ़ वाला किला है, ठीक है, जो रायगढ़ वाला किला है, आप देखिए कि वहां पे जो है बहुत ज्यादा मुगलिया फौज ने एक तरह से इनको घेर लिया था। और उस केस में जो है इनको अपने बहुत सारे किले गंवाने पड़े थे, है ना, 30-32 किले गंवाने पड़े थे। तो जिस वजह से बहुत भारी नुकसान हुआ था, ठीक है। तो आपने याद हो, आपने एक मूवी देखी होगी अजय देवगन वाली, है ना, तो तानाजी मालूसरे वाली, तो वो भी इसी से रिलेटेड है। एक्चुअली में औरंगजेब ने सारे के सारे किले ले तो लिए, मैक्सिमम किले ले लिए थे, लेकिन वापस से उनको हासिल करने का काम भी जो है शिवाजी महाराज ने किया था। और वो जो एक किला है ना, तानाजी मालूसरे जो जीतते हैं उदय भान को हरा के, वो भी इसी ही मुहिम का पार्ट होता है, ठीक है। तो वो मैं आगे जब पढ़ाऊंगा तो वहां पे भी आपको रिलेट कर दूंगा कि वो किले वापस भी लिए जाते हैं, लेकिन बहुत सारे नहीं, बट मैक्सिमम जो है आप समझो कि 70% के आसपास किले वापस भी हासिल कर लिए जाते हैं। अब आप देखो यहाँ पे कि जब औरंगजेब जो है यहाँ पे बहुत सारे किले अपने अंडर कर रहा है इनके, तो एक कंडीशन भी रख रहा है कि शिवाजी महाराज जो है मेरे कोर्ट में आएंगे और मैं इनसे बात करूंगा, है ना, एक तरह से। तो यानी डील होनी है वहां पे कोर्ट के अंदर। अब जो शिवाजी महाराज है ये प्लस जो संभाजी हैं वो, ये दोनों ही जो है वहाँ पे कोर्ट में जाते हैं। लेकिन अब हो सकता है, देखो औरंगजेब इगोइस्टिक इंसान है, वो चाहेगा यही कि भैया मैं ही सबसे टॉप क्वालिटी का हूँ, जिंदा पीर खुद को बोल रहा है, तो यही चाहेगा कि भैया किसी भी तरीके से झुका दिया जाए। अब हो सकता है उसमें ये कंडीशन बनी हो कि ये उसकी जो अथॉरिटी है स्वीकार कर ले, लेकिन नहीं कर रहे थे, तो इन दोनों को ही कैद कर लिया जाता है, क्योंकि उनको बहुत ह्यूमिलेट करता है, उल्टा पुल्टा बोलता है। तो दोनों ही उनकी बात जो है, औरंगजेब साहब की बात नहीं सुनते हैं और बाहर निकलने की कोशिश करते हैं वहां से। लेकिन अल्टीमेटली औरंगजेब तो आपको पता है औरंगजेब है, तो वो इनको दोनों को कैद करवा लेता है। अब कैद करवा के जो है रखता है, लेकिन वहां से भी एक एस्केप रूट जो है शिवाजी महाराज तैयार करते हैं। बहुत मैं शॉर्ट में बता रहा हूं चीजें, है ना, बट आपको ध्यान रहेंगी ये सारी की सारी। तो दोनों जो है ना, बाप बेटा दोनों जो है
जो फल की बड़ी बड़ी टोकरियां होती है ना, उनके अंदर छुप के वहां से किसी तरीके से बाहर निकलते हैं और दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं ताकि दोनों का ही ऐसा पता ना लग पाए। क्योंकि अल्टीमेटली औरंगजेब क्या बोलेगा कि भैया हर जगह पे यही ढिंडोरा पिटवाएगा कि कोई भी बाप बेटे जो एक जैसे से दिखते हैं उनको मार दो पकड़ के, है ना, या पकड़ के मेरे पास ले आओ। तो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये समझना है। और बाद में जो है एक औरंगजेब की आंखों में धूल झोंकने के लिए संभाजी महाराज का ये संस्कार भी करवा देता कि नहीं नहीं उनकी तो डेथ हो गई, ऐसा करके, है ना। तो ये जो है बहुत सारी चीजें जो है एक आई वॉश जो है औरंगजेब के लिए भी क्रिएट करवाया जाता है यहाँ पे। बट अल्टीमेटली दोनों जिंदा ही होते हैं, है ना। और ये लगभग घटना जो है ये 1665 के अराउंड से लेके 1666 तक की घटनाएं में जो है आपको अभी बता रहा हूं, है ना। तो ये पूरा का पूरा एक, हाँ, रेलवे का भी इसी में तैयार हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। दिल्ली ही होंगी। बीच में मुझे कुछ ब्रेक चाहिए था, इसलिए मैं थोड़ा सा वेट कर रहा था। अभी जो है दिल्ली ही क्लासेस होंगी, डोंट वरी। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि पूरा का पूरा शिवाजी महाराज जो है कोशिश करते हैं संगठित करने की, और क्या चीज मांग रहे हैं, स्वराज मांग रहे हैं कि भैया हिंदवी राज्य जो है होना चाहिए है, हम क्यों मुगल अथॉरिटी को जो है स्वीकार करें, क्यों इस्लाम को कबूल करें, है ना। सीधी सी बात यहाँ पे ये चल रही है। तो इस तरीके से आप देखिए कि पूरा का पूरा राजपाट चल रहा है। अब इसी ड्यूरेशन में जो है शिवाजी महाराज की यहाँ पे डेथ हो जाती है, और उनके बाद जो है फिर से एक वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू हो जाता है, और इसको बोलते हैं होम सिविल वॉर, है ना। एक तरह से घरेलू लड़ाई आप कह सकते हो, सिविल वॉर कह सकते हो, है ना। तभी तो जैसे हमारे देश में होम मिनिस्टर बनाया जाता है, उनका क्या काम है कि देश के अंदर ही कुछ उत्पात हो जाए तो उसको मैनेज करना, है ना। तो वही वाली चीज है कि यहाँ पे पूरा का पूरा काम हो गया कि भैया अंदर वालों के साथ ही लड़ाई होने शुरू हो गई कि कौन बनेगा अगला राजा। और वो लड़ाई किस किस के बीच में हो रही है वो मैं आपको वापस से लेके चलता हूँ। लड़ाई जो हो रही है सोयराबाई, है ना, सोयराबाई वाले और इधर संभाजी महाराज वाली पूरी की पूरी टीम, दो टीमें बट गई हैं यहाँ पे। और सिर्फ आप समझो कि ये सिर्फ एक राजा लोग नहीं है यहाँ पे इन्वॉल्व, यहाँ पे इनके जो नोबल्स हैं ना, मंत्री लोग हैं, वो भी इन्वॉल्व है एक तरह से, है ना। तो उधर वाले जो लोग हैं वो उनको भड़का रहे हैं कि नहीं नहीं भैया आप राज सिंहासन को जो है दावा सेट कीजिए, इसको राम राज्य को बिठाइए। और उनको अल्टीमेटली क्या है, वहां के लोगों को, वहां के नोबल्स को फिर फायदा होगा कि राजा उनका होगा और उसके थ्रू जो है पूरी की पूरी कमांड वो संभाल सकते हैं। तो राम राज्य कोई बहुत अभी बच्चा ही तो था, अभी कोई बहुत बड़ा थोड़ी था, जबकि संभाजी महाराज तो अच्छा खासा हट्टे कट्टे इंसान है यहाँ पे। तो यहाँ जो है अल्टीमेटली एक ऐसा अगेन से क्लेश शुरू होता है जिसमें क्या होता है कि सोयराबाई जो है संभाजी महाराज को कैद भी करवा लेती है, बट वो समहाउ किसी भी तरीके से उस किले से बाहर आ जाते हैं। तो और आकर जितने भी लोग हैं, आप देखिए कि यहाँ पे भी बहुत सारा क्लेश अभी मच रहा है, तो आकर जो है सब लोग को फिलहाल के लिए तो माफ कर दिया जाता है। हालांकि कुछ इतिहास में आप देखोगे तो ऐसा भी बोला गया कि नहीं नहीं सोयराबाई को फांसी की सजा दे दी थी, बट मोस्ट प्रोबेबली ऐसा तो नहीं ही हुआ होगा। तो हम जो है थोड़ा सा उसको दूसरी तरफ ही लेके चलते हैं ना, अब हर किसी का अपना अपना रिव्यू होता है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो है सोयराबाई और बाकी सब लोगों को इन्होंने संभाजी महाराज ने शुरू में तो माफ कर दिया था। लेकिन अब कलेश कहां मचेगा वो मैं आपको बताने वाला हूं। कलेश यहां पे मचेगा कि जो औरंगजेब है ना भाई साहब, औरंगजेब का ही एक लड़का है अकबर टू। आप देखो कि अभी गद्दी पे संभाजी महाराज बैठ गए हैं, घरेलू कलेश को खत्म कर दिया है, उन सबको माफ कर दिया, सब नॉर्मल चल रहा है, अभी कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं है। लेकिन यहां पे आप देखो कि औरंगजेब का जो लड़का है अकबर टू, वो कहीं ना कहीं आप देखो कि दूसरी तरफ क्या चल रहा है मैं वो बता रहा हूं। वो कहीं ना कहीं जो है महत्वाकांक्षी है, वो चाहता है कि थ्रोन पे वो बैठे। हालांकि मैंने औरंगजेब के 3 और लड़कों के बारे में आप लोग को बता रखा है पहली, है ना। तो वो हमने उसमें डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर में पूरा पूरा कवर कर लिया था, जिसमें मुअज्जम जो है वो बन जाता है, जो काबुल के अंदर काबिज होता है औरंगजेब का बेटा। तो मुअज्जम, जिसको बहादुर शाह 1 के नाम से आप जानते हैं, वो गद्दी पे बैठ जाता है। बट अभी मैं उसमें नहीं घुस रहा हूं, मैं सीधा ये बताना चाह रहा हूं कि औरंगजेब का ही एक बेटा है अकबर टू, मिर्जा अकबर कह लो। ये अकबर वो नहीं है, कहीं दूसरे वाला अकबर समझ लो, है ना। तो ये अकबर टू गद्दी पे बैठना चाह रहा है। हालांकि औरंगजेब इसको जो है दक्कन की तरफ भेजता है कि दक्कन के जितने भी किले वगैरह हैं सब तुम फतेह करके आओ। लेकिन यहां पे जाके ये भाई अलग ही लेवल में चल रहा है, ये चाहता है कि ये राजा बन जाए, सीधी सी बात ये है ना। तो अब आप देखिए कि मुद्दा कहां से शुरू होता है। दूसरी तरफ देखो संभाजी महाराज कहां पे जा रहे हैं, वो आप देखो कि इस तरफ जो है, अगर मैं मध्य भारत की बात करता हूं, ये पूरा का पूरा मध्य भारत है, ठीक है। इसी में जगह है, ये जो जगह दिख रही है रेड वाली, ये जगह का नाम है बुरहानपुर, ठीक है। अच्छा, बुरहानपुर और किस चीज़ के लिए फेमस है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो मुमताज़ महल है उसकी कब्र जो है सबसे पहले यही मुमताज़ महल को बुरहानपुर में ही नीचे ज़मीन में दफनाया गया था, और बहुत सुंदर बुरहानपुर को जो है इन लोगों ने बनवाया हुआ था। अब देखो कि यहाँ इतने सुंदर शहर को तबाही में कौन बदलता है, आके संभाजी महाराज आ जाते हैं ना। अब ये जो है आके पूरे का पूरा बुरहानपुर पे कब्जा कर लेते हैं, और वही मूवी में भी आप लोगों ने देखा होगा कि भैया जब बुरहानपुर पे कब्जा कर रहे हैं तो उसके बाद जो है उधर बैठे, दिल्ली में बैठे औरंगजेब, है ना, आगरा या दिल्ली के एरिया में जो बैठा हुआ औरंगजेब है उसकी सनक रही है, और वो उधर से भैया लाओ लश्कर के साथ इस तरफ आने की कोशिश कर रहा है कि भैया मैं यहाँ पे आके जो है बदला लूंगा। ऐसा नहीं हो
हो सकता कि मेरे राजपाट में इस तरीके से कोई घुस के और इतनी बड़ी घुसपैठ कर जाए, है ना। तो वो अलग उसकी ईगो हर्ट है। मैं बोल रहा हूँ ईगोइस्टिक इंसान है वो, एक अलग लेवल का, है ना। तो वो कुछ भी कर सकता है अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। अब वो भाई साहब यहाँ से निकला तो है, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि वो 10-15 साल तक वापस नहीं जा पाएगा। एक बार तो निकल लिया झोला बिस्तर उठा के, लेकिन वापस ना जा पाएगा, इतना आसान नहीं रहेगा उसके लिए, ठीक है। तो वो जो है यहाँ से उठ के जो है बुरहानपुर की तरफ बढ़ने लग जाता है। मोटा मोटा आप सोचो कि 8 लाख की फौज लेके, 50,000 घुड़सवार लेके, बहुत बड़ी सेना बेसिकली। ये एक तरीका है दर्शाने का कि बहुत बड़ा लाओ लश्कर के साथ जो है इस तरफ आने की कोशिश करता है कि भैया अब यहाँ पे नकेल कसी जाएगी किसी भी तरीके से, ठीक है। और दूसरी तरफ आप देखिए कि जो सोयराबाई की मैं बात कर रहा हूं, ये जो है ना, शिवाजी की सेकंड वाइफ एक तरह से। तो सोयराबाई जो है, यहां पे मैं लिखता हूं, सोयराबाई किसको संदेश भेज रही हैं? वो किसको संदेश भेजती है? अकबर टू को, अकबर टू को, ठीक है। वो अकबर टू को बोलती हैं कि भैया तुम ऐसा करो कि हमारे साथ आके मिल जाओ, हम जानते हैं कि तुम्हें राजा बनना है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, जैसे ही हम इसको औरंगजेब को हरा देंगे तो तुम्हें वहां पे राजा बना देंगे, तुम्हें जहां हाथ रखना तुम वहां रख लेना, तुम्हें वहीं का राजा बना देंगे, तुम टेंशन मत लो, लेकिन राम राज्य गद्दी पे बैठना चाहिए किसी भी तरीके से। अब यहाँ पे आप देखो कि जब ये इतना बड़ा, ये तो एक तरह से देशद्रोह वाली चीज होगी, है ना, कि अपने घर के लोग ही भेदी, घर के भेदी लंका ढाए वाली बात होगी। तो यहाँ पे आप देखो जो अकबर टू है ना, वो ये खत किसी को आगे दे ही नहीं रहा है ना, औरंगजेब को तो दे ही नहीं रहा, उसको तो बता ही नहीं रहा, क्योंकि वो खुद ही विरोध में चल रहा है, तो औरंगजेब को तो क्या ही बताएगा इस बारे में। तो वो जो है ये सारे के सारे खत अपने पास रखे हुए, अभी तक जवाब नहीं दे रहा उसके बारे में। और वो जो है किसको अप्रोच कर रहा है? संभाजी महाराज को अप्रोच करता है सीधा जाके, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है इस टाइम पे छत्रपति कौन है? संभाजी महाराज है। तो इनको अप्रोच करके भैया बोलता है कि ऐसा ऐसा है कि मैं आपके साथ जो है एक दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता हूं, और जो है मैं पूरा का पूरा दिल्ली के तख्त पे काबिज होना चाह रहा हूं एक तरह से। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि संभाजी महाराज यहाँ पे क्यों इस अग्री करेंगे इस चीज के लिए, ये भी एक सोचने वाली बात है। देखो वहां पे जो औरंगजेब इतना तबाही मचाए हुए है, बहुत परेशान किए हुए है, उसको किसी ना किसी तरीके से वहां पे अगर खत्म कर दिया जाए और इस आदमी को अगर बिठा दिया जाए अकबर टू को, तो कहीं ना कहीं जो है एक गुड रिलेशन बन सकते हैं। तो ज्यादा बेसिकली नॉर्थ वाले लोग जो है दक्कन पे ज्यादा परेशान करने की कोशिश नहीं करेंगे, प्रेशर कम हो जाएगा, बेसिकली दक्कन के ऊपर प्रेशर को रिलीव करना है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी संभाजी महाराज के पास भी है। लेकिन आप देखो कि यहां पे वो पहले तो अग्री नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि भरोसा नहीं है, किसी मुगल पे कैसे भरोसा कर लिया जाएगा। लेकिन भरोसे में लेने के लिए अकबर टू क्या है, सोयराबाई के संदेश दिखा देता है संभाजी महाराज को, ये देखो आपके तो घर के ही लोग ऐसे हैं, है ना, आप मुझे ही सुना रहे हो कि तुम अपने बाप को कत्ल करना चाहते हो, तुम्हारे लोग तुम्हें कत्ल करना चाह रहे। तो वो इस तरीके से जो है मैनिपुलेट कर देता है यहाँ पे। और जब वो उसकी तफ्तीश की जाती है तो वो सही होता है अकबर टू, है ना, वो एकदम करेक्ट बात बता रहा होता है संभाजी महाराज को। तो अल्टीमेटली जो भी लोग यहाँ पे नोबल्स जितने भी थे ना, जो ये उल्टे पुल्टे काम करवा रहे थे, उन सबको हाथी से कुचलवा दिया जाता है, क्योंकि अगर उनका सफाया नहीं किया जाएगा तो फिर वही है दीमक की तरह, वो बाकी जगह पे भी जाएंगे और फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ करते रहेंगे। तो उनको यहाँ पे कंप्लीटली जो है मौत की सजा सुना दी जाती है। लेकिन ऐसा अब यहाँ पे अगेन वही वाली बात मैंने बोला कि दो वर्जन हिस्ट्री के बनते हैं, कि ऐसा बोला जाता है कि सोयराबाई को भी यहाँ पे फांसी की सजा दी गई थी, बट दूसरा वर्जन हिस्ट्री का ये बोलता है कि ऐसा नहीं था, उनको छोड़ दिया था संभाजी महाराज ने, और बाद में खुद ही अपने हाथों से ही उनका जब उनकी मृत्यु हुई थी तो अंतिम संस्कार भी किया था। वही आपने मूवी में भी मेन वर्जन सुना होगा, है ना। तो ये चीज होती है यहाँ पे, पूरे का पूरा गृह युद्ध जो है थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे टल जाता है, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। दूसरी अब कहानी आप समझो कि जो इस तरफ का गोवा का एरिया है ना, गोवा के एरिया में कौन काबिज है? पोर्टुगीज काबिज है। अब ये जो पुर्तगाली लोग हैं ये भी बिल्कुल ब्रिटिशर की तरह हैं, इनको आप बिल्कुल भी दूध का धुला मत समझिए। ये लोग जितने दुष्ट थे इनका तो भैया कोई इलाज ही नहीं है ना। अब देखो ऐसा नहीं होता कि संभाजी महाराज हर जगह पे जाके बैठ जाएंगे, है ना, हर जगह पे उनके सामंत ही तो जाके बैठेंगे एक तरह से। तो आपको समझना है कि यहाँ गोवा के एरिया में जो है ना मेन वर्चस्व जो है पोर्टुगीज का फैला हुआ, और वो पोर्टुगीज क्या कर रहे हैं, ज्यादातर आप देखेंगे कि धर्म परिवर्तन का काम सबसे ज्यादा पोर्टुगीज ने गोवा के एरिया में करने की कोशिश की है, ठीक है। तो अगर इस तरीके से धर्मांतरण करते रहेंगे और लोगों को टॉर्चर करते रहेंगे तो वो एक सही चीज नहीं है। तो एक ये दिक्कत थी, और दूसरी धर्म की दिक्कत तो थी ही थी, दूसरी दिक्कत सबसे बड़ी क्या थी, ये जो पोर्टुगीज लोग हैं ये रेडी हो गए थे औरंगजेब की हेल्प के लिए, है ना। और ऐसे ही आप अगर देखेंगे आगे चल के तो कोंकण का एरिया अगर आप देखते हैं ना, यहाँ पे देखिए जैसे ये तो बीजापुर वाला हो गया, इस तरफ कोंकण के एरिया वाले लोग भी जो है औरंगजेब की हेल्प कर रहे हैं, और कर्नाटका वाले एरिया के लोग भी उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। कुल मिला के सभी लोग अगर औरंगजेब की ही हेल्प करने वाले हैं यहाँ पे, तो अल्टीमेटली फंस कौन जाएगा बीच में, है ना, संभाजी महाराज फंसेंगे बीच में, है ना, एक तरह से। और हर किसी का अपना अपना एजेंडा है यहाँ, ऐसे आपको समझना है। तो कुल मिला के आप देखिए कि कुछ ही जो है वफादार लोग हैं संभाजी महाराज के। अब ऐसा क्यों हो रहा है वो भी मैं उसका भी एक कारण बता देता हूँ। देखो शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज दोनों एक डिफरेंट पर्सनैलिटी है ना। जैसे शिवाजी महाराज को अगर देखते हैं तो वो जो डिसीजन लिया करते थे बहुत ज़्यादा वो होता है ना, किसी चीज़ की कसौटी पर खरे उतरने के बाद लिया करते थे, यानी
यानी दिमाग से बहुत ज़्यादा सोच विचार करके और अपने सलाहकारों से पूछ के लिया करते थे। लेकिन वहीं पे जो शंभाजी हैं वो एक गर्म खून के व्यक्ति हैं, है ना, तो वो क्या है, रैपिड ग्रोथ देखते हैं, एम्बिशियस, हाईली एम्बिशियस पर्सन। तो दोनों में ऐसा नहीं है ना, वो जो है थोड़ा शांत भाव से सोच रहे हैं, ये जो है थोड़ा एग्रेसिव है ना, कि एकदम एग्रेसिव होके कि छोड़ूंगा नहीं, आज इनको एक एक को पकड़ के दौड़ा लूंगा, है ना। तो वो इस तरीके से सोच रखते हैं अपनी, है ना। तो आप देखो कि दोनों डिफरेंट पर्सनैलिटी हैं और गलत कुछ नहीं होता है, दोनों अपने तरीके से अपने राजपाट को चला सकते हैं, दोनों ही तरीके से राजपाट चलता है। ऐसा नहीं होता कि एक शांत व्यक्ति ही चला पाएगा, कोई एग्रेसिव व्यक्ति भी चला सकता है, कोई शांत व्यक्ति भी चला सकता है। सेम हमने मुगल एम्पायर में भी देखा है ना, कि औरंगजेब कितना दुष्ट है, वहीं पे मुअज्जम की बात करते हैं, वो तो बहुत ही ढीला ढाला है, वो तो बेखबर बादशाह हो गया। तो वही मैंने बोला कि कैसे भी व्यक्तित्व हो सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन योर पर्सनैलिटी, कि वो कैसी चीज होगी। जी 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 बिल्कुल, ये रिकॉर्डेड नहीं है, ये लाइव ही चल रहा है भाई, लाइव ही क्लास चल रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है कुल मिला के देखो कि जो शंभाजी महाराज हैं उनको पता लग गया कि बहुत बड़ा बिट्रेयल हो गया है, और जो हम्बीराव हैं, ये देखिए ऐसे में जो है ये हम्बीराव आप देख रहे हैं, है ना, हम्बीराव मोहिते हैं, इनकी भी एक युद्ध में डेथ हो जाती है। क्योंकि आप देखिए कि बहुत सारी सेना लगभग जो है, औरंगजेब तो बुरहानपुर में आके बैठ गया है ना, मैंने बोला ना कि वो निकला और 8-10 साल के लिए वो वापस नहीं जाएगा, उसको नहीं ये पता था। अब वो तो भाई आके बैठ गया है ना, और वहाँ पे बहुत सारी सेना को भेजे जा रहा है। अब वो अलग अलग तरह से कैप्चर करने की कोशिश हो रही है, लेकिन जो है काफ़ी सारी सेना तो मारी जाती है। क्योंकि जितने भी आप देखिए शिवाजी महाराज से लेकर शंभाजी महाराज तक सब लोग क्या करते थे, गोरिल्ला वॉरफेयर करते थे, है ना। बेसिकली अगर झाड़ियाँ हैं तो झाड़ियों के अंदर छुप के वैसे ही हो जाएंगे और मार के दुश्मन को तुरंत से वहीं पे वापस चले जाएंगे, या फिर जंगलों का सहारा लिया जाएगा, मतलब जैसे भी आपका, या माउंटेन्स का सहारा लिया जाएगा। बेसिकली प्रकृति का सहारा लिया जाता है गोरिल्ला वारफेयर में, कि आपको दुश्मन के हाथ नहीं लगना है, लेकिन उसका सफाया कर देना है। तो वो जो पद्धति है, इवन अगर आगे चल के हम देखेंगे सिख एम्पायर के लोग जो है वो भी एक एम्पायर खड़ा करेंगे, तो वो भी गोरिल्ला वारफेयर पद्धति से ही करेंगे। क्योंकि आप देखिए कि हमेशा आउट नंबर्ड ये लोग रहते थे। जब आउट नंबर्ड रहेंगे दोस्त, तो फिर क्या होगा, इतने कम लोग इतने लाखों की सेना का कैसे मुकाबला कर सकते हैं। वो तो यही है कि प्रकृति का सहारा ही लेके कर सकते हैं। अगर मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो शंभाजी महाराज की तरफ कितने लोग हैं, 20-25 हजार मराठा बड़ी मुश्किल से, और उधर 8 लाख की फौज, तो कैसे मुकाबला हो सकता है। क्या ये कोई बिल्कुल टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है कि हाँ बिल्कुल शरेआम खड़े हो गए आमने सामने, ये तो हो ही नहीं सकता पॉसिबल, है ना। कैसे हो जाएगा पॉसिबल। लेकिन हाँ, नेचर का सहारा लिया जा सकता है कि वो आपके घर में घुस रहे, तो आपके घर में क्या क्या इक्विपमेंट है, क्या स्ट्रेटजी है आपकी, वो तो आप ही को पता है ना, आप उससे जो है बहुत बेहतरीन चीज कर सकते हैं। तो वही वाली चीज जो है यहाँ पे शंभाजी महाराज भी कर रहे थे। काफी सारी सेना उसकी नष्ट कर दी। औरंगजेब बेचारा टॉर्चर हो रहा है ना, उसको समझ नहीं आ रहा है, उसकी ईगो पे ईगो हर्ट हुए जा रही है ना, उसकी लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे यार, हैं कि ये एक शंभाजी महाराज को मैं पकड़ नहीं पा रहा हूं। तो वो जो है और ज्यादा सनकी हो जाता है, और अब जो है वो घर के भेदी लंका ढाए वाली बात यहां पे आपको सामने आएगी। तो अल्टीमेटली वो कोशिश करता है कि यहाँ के लोगों को अपने साथ मिला ले बेसिकली। तो वही मैंने आपको बोला, जैसे कोंकण के जो लोग हैं वो उसके साथ जाके मिल रहे हैं, वहाँ के राजा यहाँ वाले कर्नाटका वाले एरिया के मिल रहे हैं उसके साथ जाके। और इवन जो है जो गणोजी हैं, गणोजी कौन है, शंभाजी के ही साले हैं एक तरह से, ये लोग भी जो है जाके वहाँ पे मिल रहे हैं, क्योंकि इनको अलग ही एक किंगडम चाहिए थी जो कि इनको नहीं दी गई, तो ये इनका अलग एजेंडा चल रहा है। तो अल्टीमेटली गणोजी भी जाके जो है औरंगजेब की ही मदद कर रहे हैं। तो ये इतने सारे लोग जो है उस तरफ जा रहे हैं। अब ये वही वाली बात मैंने बोला ना कि घर में एक विभीषण है तो फिर रावण हारेगा ही हारेगा, उसको वही वाली कहानी हो जाती है ना, घर का भेदी लंका ढाए वाली बात, वो मुहावरा सुना है ना। तो वो कहानी जो है यहाँ पे भी एक तरह से दोहराई गई कि एक राजा और उसी के जो दोस्त हैं या उसी के जो मित्र हैं जाके एक तरह से पूरा का पूरा भेद बता रहे हैं कि अब क्या हो रहा है क्या हो रहा है। जब बताया जाएगा बार बार तो फिर जो है अल्टीमेटली कहीं ना कहीं औरंगजेब उस चीज का फायदा उठाएगा। अब आप देखो कि जब इसी तरह से मुहिम चलाई, जब ये चीज पता लगी संभाजी महाराज को कि यहाँ बहुत सारे लोग उस तरफ जाके मिल रहे हैं, तो उन्होंने जितने भी लोग थे ना उनको संगमेश्वर में बुलाया, है ना। तो संगमेश्वर जगह पे बुलाया कि भैया यहाँ पे सारे के सारे लोग जो है इकट्ठे होंगे, मैक्सिमम लोग जितने भी हमारे मेन मराठा हैं, और यहाँ से हम आगे की मुहिम डिस्कस करेंगे। लेकिन इतने में क्या होता है कि जो औरंगजेब है ना वो उसके पास जो है गणोजी पहुंच जाते हैं। मैंने बोला ना इसके साले जो हैं संभाजी महाराज के गणोजी, वो वहां पहुंच गए और वो जो है औरंगजेब को बता देते हैं कि भैया ऐसे ऐसे जो है यहाँ पे कुछ ही लोग मिल रहे हैं, तो आप जाके यहाँ पे पूरा का पूरा हमला कर सकते हैं, जाओ यहाँ पे इनको पकड़ सकते हो आप। अब यहाँ पे जो आप सोचो कि इतने हजारों के सैनिक आ रहे हैं दे दनादन, और यहाँ पे आप देखो मोटा मोटा अगर देखा जाएगा तो 150 से 200 मराठा हैं, 150 से 200 मराठास हैं, ठीक है। और वहाँ पे अब देखो कि इतने कम लोग और इतने बड़े सैनिक, तो वहाँ से हजारों की सेना में, हजारों की तादाद में सेना होगी, है ना, 8-10 हजार लोग भी हुए, तो क्या 150-200 लोग के लिए ये पॉसिबल है किसी भी तरीके से कि उनको रोक दिया जाए? तो वो उतना पॉसिबल तो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बोल रहे हैं, ठीक है, कहते हैं हिंदी में पढ़ाओ, हिंदी में तो पढ़ा रहा हूँ यार, मैंने तो अभी कुछ बात ही नहीं की
ना मैंने कुछ लिखा दिखाया, बोलते हिंदी में पढ़ाओ। क्या लिखा ही नहीं अभी तो कुछ भाई, मैं तो अभी कहानी सुना रहा हूँ, आगे बताऊंगा, हिंदी में भी पढ़ाऊंगा, टेंशन क्यों लेते हो। हिंदी और कौन सी भाषा होती है, मैं तो मराठी बोली भी नहीं भाई, ये लोग तो मराठी बोलते थे, मैं तो मराठी आती नहीं मैंने बोलनी। चलो, तो इस तरीके से आप देखिए कि 150 से 200 लोगों ने जो है कितने बहादुरी से लड़े होंगे। आप सोचो, है ना, कि आप सोचो कि अगर कोई बोले कि नहीं नहीं कोई खास काम नहीं किया बहादुरी का, अगर सोचा भी जाए, है ना, कि क्या खास बात थी, तो मैं बोलता हूँ कि खास वो लोग होते हैं जिनको पता है कि सीने में छेद हो जाएंगे फिर भी वो बॉर्डर पे जा रहे हैं और लड़ रहे हैं, है ना। ये कहने का मतलब ये है कि यू आर आउट नंबर्ड, आपके पास उतनी सेना नहीं है, लेकिन आपको पता है कि सामने वाला इतने हजारों लाखों की सेना में खड़ा है, फिर भी आप उसके साथ दिलेरी से लड़ रहे हो, आप उसकी अथॉरिटी को स्वीकार नहीं कर रहे हो, तो वो उसको बहादुरी तो बोलेंगे और क्या बोलेंगे, है ना। अगर मैं देखूं तो मुगल एम्पायर में वॉरियर कौन हुआ है, एक भी राजा को आप वॉरियर बताओ मेरे को, है ना। मैंने आपको पहले भी बताया था औरंगजेब तो सिलाई कढ़ाई करता रहता था, आज देख लो वो छावा में भी वही दिखा रहे थे कि सिलाई कढ़ाई कर रहा था। कुल मिला के बात वही है कि ये कोई वॉरियर लोग तो नहीं थे, बैठ के शासन करते थे, बेसिकली दे आर प्योर पॉलिटिशियंस नॉट वॉरियर्स। जबकि हमारे भारत के लोग को आप देखेंगे तो बहुत सारे वॉरियर, जितने भी राजा हैं मैक्सिमम, महाराणा प्रताप साहब की बात कर लीजिए, गुरु गोविंद सिंह की बात कर लीजिए, इनकी बात कर लीजिए, है ना, संभाजी महाराज की, शिवाजी महाराज की, कितने ही वॉरियर निकले हैं, है ना। तो वॉरियर्स जो है अपने यहाँ पे बहुत हुए हैं, ये हमें एक जो है बहुत बड़ी चीज देखने को मिलती है। तो अगर कभी आमने सामने हो जाता तो कहीं टिकता भी नहीं औरंगजेब, वो तो बेचारा, है ना, मोटा ताजा था, लुढ़कता लुढ़कता गेंद की तरह आगे जाता फिर। तो वही वाली चीज है, यहाँ पे जो है अल्टीमेटली 150 से 200 लोग जो जितना वो रिटेलिएट कर सकते थे किया उन लोगों ने, लेकिन अब वही चीज है कि कितना ही कर लेंगे, तो फिर फाइनली जाके यहाँ पे संभाजी महाराज को जो है पकड़ लिया जाता है। ठीक है भाई, तो इतना इजीली पकड़ में नहीं आ रहे थे, बहुत सारी चेन्स के साथ इनको बांधा जाता है ना, बहुत ज़्यादा ये कोशिश करते हैं कि उनका जितना भी मैक्सिमम नुकसान कर सकते हैं। अब जो है इनको कैद करके कहाँ पे लेके जा रहे हैं, औरंगजेब के सामने लेके जा रहे हैं। अब वहाँ पे सिर्फ यही नहीं है, इनके साथ एक और पर्सन है जो कविताएं करते थे, है ना, कवि कलश। ठीक है, तो बेसिकली इन दोनों को, संभाजी महाराज और कवि कलश, ये दोनों को जो है एक तरह से पकड़ के औरंगजेब के सामने लेके जाया गया। और अब औरंगजेब भाई साहब खुश है, अलग ही लेवल में चल रहा है कि मैं तो अपना जो वो होता है ना ताजपोशी, वो अपना पूरा निकाल के रखे होता है कि जब तक मैं पकड़ नहीं लूंगा। 8-10 साल से बेचारा भटक रहा है, अब बोल रहा है कि अब पहनने का टाइम आ गया। लेकिन उसने सोचा कि अभी क्यों पहनूं, अभी मैं पहले इनसे कबूल करवा लूं कि भैया किसी तरीके से या तो इस्लाम कबूल कर ले, है ना, क्योंकि सबसे पहला टारगेट क्या है मुगल्स का, कि बाहर से तुम आए हो, वहां से तुम्हें मार पीट के भगाया गया है, तब तुम भारत में आए हो, है ना, वहां के लोगों के बीच में तुम नहीं लड़ पाए, तो यहां पे आके तुमने अपना वर्चस्व फैलाने की कोशिश किया। अब उसके बाद तुम कोशिश करते हो कि नहीं नहीं, यहां के लोगों को अपने ही रंग में रंग दिया जाए, ताकि प्रजा जो है वो कभी विरोध ही ना कर पाए। लेकिन आप देखो कि इतने कई सौ सालों के गुलामी के बाद भी जो है भारत जो है आजादी की मांग कर रहा था, कहीं ना कहीं वो चिंगारी अभी भी पनप रही थी। तो लोग जो है अभी हट नहीं रहे थे, वो बिल्कुल भी मुगलिया परचम के अंडर आने की कोशिश में नहीं थे। वो चाह रहे थे कि हिंदवी साम्राज्य जो है वापस आए, क्योंकि मैंने पहले भी आप लोग को बताया था कि एक पॉइंट ऐसा था जिससे पहले जो है पूरे के पूरे हिंदू साम्राज्य ही था। यहाँ पे कहीं पे भी आपको मुस्लिम साम्राज्य देखने को नहीं मिलता है। मेरे किसी के लिए हार्ड फीलिंग्स नहीं है, मैं सिर्फ बता रहा हूं आपको। लेकिन अब वो पॉइंट कौन सा था आपको वो भी समझना है ना। इवन जब आप पृथ्वीराज चौहान से भी पीछे की तरफ जाते हैं ना, तो वहां पे आपको मोटा मोटा वो देखने को मिलता है। लेकिन अब उसके बाद, है ना, पृथ्वीराज चौहान साहब के बाद तो लगभग आप देखिए दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है, फिर वो जो है आगे मुगलिया सल्तनत जो है उनके साथ भिड़ती है, तो बाबर कहीं ना कहीं मुगलिया सल्तनत की शुरुआत कर रहा है। तो कुल मिला के उसी टाइम के अंदर तो पूरा का पूरा यहाँ पे केसरिया से हरा रंग हुआ है, सीधी सी बात है। तो अब जो है यहाँ पे देखो कि पूरा का पूरा इतने बड़े एरिया में भी कहीं ना कहीं एक चिंगारी बाकी है। और सोचो वो कितने तसीहे दे रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि सारी की सारी प्रजा भी जो है उनके जैसी हो जाए, इस्लाम कबूल कर ले, है ना, शरीयत कानून के हिसाब से चले। लेकिन आप देखो कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इस चीज़ का विरोध करते थे, नहीं चल रहे थे, वो उनको नहीं पसंद था, वो अपने कल्चर को नहीं छोड़ना चाह रहे थे, सिंपल सी बात है। तो कुल मिला के यहाँ पे जो है इनको जो है ऑप्शंस तो दिए गए बहुत सारे, लेकिन ऑप्शंस जो है आधे अधूरे रह गए, है ना। वो जब मान ही नहीं रहे तो ऑप्शन कर क्या लेंगे, उसका कोई सेंस नहीं बैठता है। जब सामने वाला राजी ही नहीं हो रहा है ना, तो वो दिमाग से जो है हाईली स्ट्रांग पर्सनैलिटी, उनको पता है कि भैया अगर मैंने स्वीकार कर लिया तो फिर तो सभी लोग ही झुक जाएंगे। आप सोचो ना, अगर किसी के भी व्यक्ति के पूरी की पूरी सेना के राजा को ही आपने मना लिया किसी चीज के लिए, तो फिर इतने लोग लड़ रहे थे, वो राजा के लिए लड़ रहे थे, राजा के साथ, है ना, कि भैया किसी तरीके से इस राजा को बचाना है, इस राजा के लिए हम कर रहे हैं सब कुछ। अब वही राजा एंड में जाके अगर मान जाता, सोचो औरंगजेब के सामने, तो कितना वियर्ड होता, कितना बड़ा लांछन लगता। लेकिन वैसा किया नहीं इन्होंने। तो यहां से पता लगता है कि ही वॉज बिग पर्सनैलिटी, है ना। यहां से पर्सनैलिटी के और उनके कैरेक्टर के बारे में पता लगता है कि इतनी ज़्यादा तसीहों के बाद भी सबसे पहले दिन उनके नाखून जो हैं, हाथों से नाखून निकाले जा रहे हैं, किस तरीके से, कितना ज़्यादा टॉर्चरस है ना। पूरी बोटी बोटी को यहाँ पे वो जो है औजारों से यूं निचोड़ा जा रहा है,
कितना टॉर्चरस होगा सोचो इस चीज़ के लिए। लेकिन आदमी सी ना कर रहा, नहीं मान रहा कि नहीं कबूल करूंगा तो मतलब नहीं कबूल करूंगा, सीधी सी बात है यहाँ पे। इस तरीके से आप देखिए, क्योंकि अल्टीमेटली औरंगजेब का मुद्दा है कि किसी भी तरीके से जो शिवाजी महाराज की सोच है उसको खत्म कर दिया जाए। और वो खत्म ऐसी ही हो सकती है कि जब उनका बेटा जो है उस सोच की पहरेदारी छोड़ दे तो फिर सभी छोड़ देंगे पीछे वाले, फिर तो वही है, लाइन से सब गिर जाएंगे नीचे। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। इसी तरीके से जो है अगले दिन इनकी आंखों के ऊपर हमला कर रहा है, आप देखो है ना, तो आंखें निकाल रहा है पूरी की पूरी, गर्म लोहे के सरिये यूं आंखों में डाल दे, है ना। सोचो, इमेजिन करके देखो, आज आपके घर के बाहर 10 लौंडे आगे खड़े हो जाएं, आप डर जाओगे। वहां देखो हजारों लाखों की सेना खड़ी थी। तो यही चीज है, इसी को बोलते हैं ब्रेवरी। बेसिकली ही वाज द एग्जांपल ऑफ ब्रेवरी, अगर मैं बोलूं सीधा सीधा बात, है ना। तो यहाँ पे आंखें निकाली जा रही हैं, उसके बाद आप देखिए कि जुबान काटी जा रही है। तो मतलब एक एक करके पूरी की पूरी बोटी बोटी नोची जा रही है, जिसके बाद उनको शहादत दी जा रही है। इस तरीके से वो शहीद हुए हैं। तो ये जो चीज़ है ना, ये आप देखिए कि बहुत कम ऐसे एग्जाम्पल आपको पूरी की पूरी हिस्ट्री में देखने को मिलेंगे। यही सेम एग्जाम्पल अगर मेरे को सिख हिस्ट्री में बोलना हो तो बंदा सिंह बहादुर के साथ हुआ है। उनके साथ कौन कर रहा है? बंदा बहादुर के साथ यही सेम काम जो फर्रुखशियर कर रहा है, ठीक है, फर्रुखशियर करता है। तो सेम बिल्कुल यही टिट्टो यही कहानी वहां पे चलती है। उनके साथ भी बिल्कुल सेम व्यवहार किया जाता है। बेसिकली यहां से कट्टरता का पता लग रहा है कि अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए लोग किस लेवल तक जा सकते हैं, किस लेवल तक। तो ये चीज हमने देखी यहां पे, है ना। अल्टीमेटली फिर जो है औरंगजेब का सपना जो है वो सपना ही रह गया था। और अंत में जो जल के जो आप देखिए कि रामराज जो है वो गद्दी पे बैठते हैं। और रामराज जब गद्दी पे बैठ जाते हैं तो उसके बाद भी ये चल रहा है कि भैया शिवाजी महाराज की सोच अभी चल रही है, छत्रपति अभी भी जिंदा है ना। शेर मर गया, छावा अभी भी जिंदा है। लेकिन छावे के बाद भी आप देखिए कि बहुत सारे लोग अभी जिंदा हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपने सोच अगर किसी के दिमाग में ट्रांसफर कर दी तो उसको कोई हराने वाला नहीं है। आप सोचो ना, एक ही सोच के अपने भिन्न भिन्न रेप्लिका बना दिए तो कौन किसको हरा लेगा भाई? नहीं हरा सकते ना, सिंपल सी बात है। तो इम्पॉसिबल हो जाता है, इमोर्टल हो जाता है। सोच के थ्रू जो है किसी को भी इमोर्टल किया जा सकता है। इस तरीके से जो है हमने देखा। फिर जो है अब देखो कि जब औरंगजेब की डेथ होती है तो वहां पे उसका पूरे का पूरा मुगलिया सल्तनत जो है लगभग टूटना शुरू हो जाता है। हर कोई अपना अलग अलग होना शुरू हो जाता है। मुअज्जम उसको कंट्रोल में करके नहीं रख पाता। बहादुर शाह वन के पल्ले में इतना नहीं था दम, सीधी बात ये है। अब इसके बाद आप देखो कि मुगल्स ने अपनी एक और रणनीति अपनाई। उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो शाहू महाराज को भी कैप्चर कर रखा था, ठीक है, जो इनका बेटा है संभाजी महाराज का, उनको भी कैप्चर कर रखा था। तो उन्होंने उनको छोड़ दिया और ये कंडीशन पे छोड़ा कि भैया आप जाके तख्त को वो बोलोगे कि भैया मैं हूं इस पूरी की पूरी ब्लड लाइन में और ये तख्त मेरा है, मैं हूं अगला छत्रपति। तो फिर जाके जो है गृह युद्ध शुरू होता है। वही जो मैंने अभी ताराबाई के साथ गृह युद्ध की बात की थी। और अल्टीमेटली वो फिर गृह क्लेश तो चलता ही रहता है, जिससे कि मुगलिया परचम को क्या मिल गया? एक बेनिफिट मिल गया, क्योंकि जो वो मराठाज लोग हैं वो ऊपर की तरफ हमले नहीं करेंगे अभी, है ना, क्योंकि वो आपस में ही भिड़ रहे हैं। तो ऊपर की तरफ हमले क्यों करेंगे? बेसिकली नॉर्थ में क्यों आएंगे? सीधी सी बात ये है। तो गृह क्लेश जो छिड़ गया है वो उसी में ही इन्वॉल्व होकर कहीं ना कहीं रह गए। बेसिकली जो मुगल्स ने किया, अल्टीमेटली आखिर में जाके हम देखेंगे ब्रिटिशर भी वही काम करेंगे। क्योंकि आप देखो कि मुगलिया परचम उसके बाद लगभग डिक्लाइन की तरफ था, ब्रिटिशर्स का आगमन हो चुका था और वो जो है कहीं ना कहीं बार बार घुसे जा रहे थे, घुसपैठ किए जा रहे थे। और मुगल्स का एरिया लगभग आप देखो कि खत्म की कगार पे था। औरंगजेब के टाइम में मैक्सिमम रहा, लेकिन औरंगजेब के टाइम में भी इसलिए रहा कि उसने इतना ज्यादा खौफ क्रिएट कर रखा था, जिसको भी टपका देता था, इस वजह से रहा, नहीं तो वो भी नहीं रहता। ठीक है, तो आप देखिए कि अल्टीमेटली जो है औरंगजेब की भी डेथ हो रही है। और आप जो औरंगाबाद की बात करते हैं तो औरंगाबाद जो है औरंगजेब के नाम पे रखा गया। लेकिन क्यों रखा जाए औरंगाबाद नाम? ऐसा औरंगजेब ने कौन सा महान काम कर दिया है ना, तो क्यों ना उनको जो संभाजी महाराज है उनके नाम पे रखा जाए। तो ये एक बहुत बढ़िया काम किया गया कि जो औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर रख दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये कहानी थी, इस तरीके से आपने देखा पूरे का पूरा। अब मैं वापस से आपको शुरुआत से चीजों को लेके चलूंगा। अभी तो सिर्फ कहानी क्लियर की है। क्या बोल रहे हैं? कौन है ये? क्या हो गया? ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो देख लिया है मैंने, देख लिया है। ठीक है, चलो अब जो है वापस से शुरू करते हैं इस पूरी की पूरी कहानी को। इसमें काम की चीज़ें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फटाफट से मैं बताता जाता हूं, तो आपको वो चीज़ें क्लियर होंगी। देखो, शिवाजी महाराज का जो जन्म है वो 1630 के अराउंड का है। और मराठा एम्पायर का अगर मेन लीडर आप बोलेंगे, जिन्होंने शुरुआत की, वो शिवाजी महाराज को बोलेंगे। फादर जो है इनके शाहजी भोसले हैं। और ये किसके मिलिट्री कमांडर है? आदिल शाही सल्तनत के, बीजापुर की आदिल शाही सल्तनत जो है ना, है वो भी कौन है? वो भी मुस्लिम ही है। तो वहां पे ही काम कर रहे हैं बेसिकली, उन्हीं के कमांडर के रूप में। लेकिन शिवाजी महाराज उनसे ज्यादा मेल नहीं खा रहे हैं, है ना। वो कह रहे हैं कि
यहाँ पे अपना ही एक पूरा का पूरा स्वराज्य होना चाहिए है, जहाँ पे हम अपने हिसाब से सारे का सारा शासन कर पाएं, अपने धर्म को स्वतंत्रता से निभा पाएं। सिंपल सी बात है, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए कि जो माता है शिवाजी महाराज की, वो जीजाबाई हैं। और आपको एक चीज़ और मैं बता दूं, जो संभाजी महाराज की माता साईबाई हैं, वो जब संभाजी महाराज 2 साल के थे तभी ही उनकी डेथ हो गई थी। तो संभाजी महाराज का लालन पालन भी किसने किया है? जीजाबाई जी ने ही किया है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, अगर कभी पूछ ही लिया जाए तो जीजाबाई माता ने जो है 2 महान पुरुषों का लालन पालन किया है, एक शिवाजी महाराज और दूसरे संभाजी महाराज। ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद अगर शिवाजी महाराज के टीचर की बात करते हैं तो समर्थ गुरु रामदास जो है इनके टीचर रहे हैं। और पॉलिटिकल गुरु अगर मैं बोलूंगा तो दादाजी कौनदेव रहे हैं, ठीक है। अब संभाजी महाराज को देखिए, मॉरल ज्ञान तो जो है या बहादुरी के किस्से जो है वो तो जीजाबाई माता ने दे दिए थे संभाजी महाराज को, ठीक है। लेकिन जो उनको भी मेन ज्ञान है, वो जो युद्ध का या पॉलिटिकल ज्ञान है, वो दादूजी कौनदेव ने ही दिया है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और कैपिटल इनकी क्या हुआ करती थी? रायगढ़ हुआ करती थी। एकदम पहाड़ी पे किला बना हुआ, इतना आसान नहीं है उसको फतेह करना। और लगभग हम आगे चल के देखेंगे तो जब अंग्रेज अभी नहीं आए थे, मतलब उनका जो वर्चस्व ज़्यादा नहीं फैला था, तो मैक्सिमम एरिया में अगर हम देखते हैं तो मराठा एम्पायर के ही हमें देखने को मिलता है। क्योंकि जो बाजीराव हैं, जो आपने बाजीराव मूवी देखी होगी, है ना, तो आपने देखा होगा कि ये क्या बोलते थे कि कटक से अटक तक का, है ना, तो कटक इस तरफ और अटक उस तरफ, आप देखो पेशावर की साइड पे, तो कटक से अटक तक जो है पूरा का पूरा मराठा एम्पायर फैला दिया गया। यानी हिंदू साम्राज्य यहाँ पे इतना बड़े एरिया में फैल चुका था, ये आपको समझना है। और इवन जो बंगाल के अलीवर्दी खान है, उनको भी पेशवा बाजीराव ने हरा दिया था। तो ये कहानी कुछ कुछ आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जब मैंने अलीवर्दी खान के बारे में बंगाल में ऑलरेडी चीज़ें बता दी हैं, तो वहाँ से जो है इस चीज़ को भी कोरिलेट करके चलना है, क्योंकि मराठा भी पैरेलली चल रहे हैं। अब मैं हर चीज़ वहाँ पे जाके नहीं बता सकता या इसमें हर चीज़ नहीं बता सकता हूँ, तो मैं पैरेलली बहुत सारे कैरेक्टर्स का जिक्र करता रहता हूं, क्योंकि ये सब कैरेक्टर के बारे में मैं अलग अलग वीडियोस में बात कर चुका हूं, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ये पुणे हो गया, सतारा हो गया, कोल्हापुर हो गया, यही इनके 3 मेन सेंटर होते थे जहां से सारी की सारी एडमिनिस्ट्रेशन को ये रन कर रहे होते थे, ठीक है। इसके बाद शिवाजी महाराज का जो है एक सबसे बड़ा जो गेम चेंजर इवेंट है वो हो रहा है यहाँ पे अफजल खान के साथ। आप देखिए कि शिवाजी महाराज को जो आदिल शाह डायनेस्टी के, बीजापुर की डायनेस्टी आदिल शाही डायनेस्टी है ना, वहाँ का एक कमांडर है जिसका नाम है अफजल खान, जो निहत्थे बुला रहा है ना। और जब शिवाजी महाराज निहत्थे जाते हैं वहाँ पे, तो जो है वो एक तरह से वही है, अपनी औकात दिखा दी उसने, है ना। तो वो जो है ज़बरदस्ती हथियार लेके बैठा हुआ वहाँ पे लड़ाई के मूड में। तो शिवाजी महाराज जो है इसको जो शेर के नाखून होते हैं ना, उनसे जो है इसके ऊपर प्रहार करते हैं और इसको एकदम गोरिल्ला वारफेयर वाली, है ना, कि बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे विश्वासघाती को। तो इस तरीके से इसका खात्मा कर देते। तो अफजल खान की स्टोरी के बारे में पूछा जा सकता है। तो बैटल ऑफ प्रतापगढ़ 1659 में जो अफजल खान के साथ होता है, उसी में ये एक खास किस्सा है शिवाजी महाराज का, जो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 1664 में मैंने क्या बोला कि जो वेल्दी मुगलिया सल्तनत है ना, इतना खास अच्छा खासा पैसा कमाए हुए हैं। अब उनका जो ट्रेडिंग पोर्ट है सूरत में है ना, वो उसको कौन उड़ा देते हैं? शिवाजी महाराज, है ना। वहाँ पे पूरी लूटपाट मचा देते हैं। अब देखो कि सोचो कि अगर मुगलिया सल्तनत के अंदर घुस के कोई इंसान इतना खूंखार चीज़ें कर रहा है, तो फिर ऑब्वियस सी बात है भाई, वो क्यों जरेंगे? वो तो आएंगे ना अपनी सेना लेके, तो वो भी यहाँ पे पहुँच जाएंगे, आप देखिए। और यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है ट्रीटी ऑफ पुरंदर होगी, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए ना ये गिव अप करेंगे ना वो गिव अप करेंगे। और इतनी ऊपर किले हैं इनके, तो कहाँ वो चढ़ जाएंगे? किले पे चढ़ना ही अपने आप में एक चैलेंज है। तो आप सोचो कि लड़ाई झगड़ा चल रहा है लेकिन कहीं ना कहीं ख़त्म नहीं हो रहा है। अब वहाँ पे जाके आप देखो कि जून 1665 में चल के ट्रीटी ऑफ पुरंदर हो जाएगी, जो कि शिवाजी महाराज और राजा जय सिंह के द्वारा जो है साइन की जाएगी। अच्छा, ये राजा जय सिंह कौन है? ये है अंबर के राजा। अंबर आज की डेट में आप सोचो कि अपना ये जो इस तरफ क्या कहते हैं इसको, राजस्थान में पड़ता है ना। तो वहाँ के राजा, मैंने बोला था कि मुगलिया लोग जो हैं उन्होंने सबसे पहले राजपूतों को अपने अंडर किया और उन्हीं के थ्रू जो है आगे पूरे के पूरे एरिया में अपनी एडमिनिस्ट्रेशन फैलाने की कोशिश की, उनको अपना मनसबदार नियुक्त कर देते थे। तो यहाँ पे भी हमने देखा कि जो राजा जय सिंह हैं उनके थ्रू जो है एक तरह से शिवाजी महाराज को हराने की यहाँ पे कोशिश की गई। तो राजा जय सिंह यहाँ पे हार नहीं मान रहे, उधर से वो हार नहीं मान रहे हैं, तो इस तरीके से चल रहा है। बट अल्टीमेटली ट्रीटी ऑफ पुरंदर होती है, जिसमें बहुत सारे किले जो है शिवाजी महाराज को औरंगजेब को देने पड़ते हैं। और अल्टीमेटली आप देखो कि औरंगजेब इनको बुलाता भी अपने पास, ये वही टाइम है जो मैं आपको बता रहा था। और जब बुलाता है तो वहाँ पे दोनों जाते हैं, संभाजी महाराज भी और शिवाजी महाराज भी, ठीक है। वहाँ पे फिर इनको कैद कर लिया जाता है। कहानी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। जहाँ से ये बच के निकलते हैं, बहुत ही क्लेवरली एस्केप करते हैं, जो कि अपने आप में एक लेजेंडरी स्टोरी है। बहुत लंबी कहानी है, तो उसको सुनाएंगे तो और मज़ेदार होता है किस्सा, बट उसमें अभी नहीं घुस रहे हैं, है ना। तो यहाँ से एक क्लेवर एस्केप होता है और जो है वो आगरा के किले से कहीं ना कहीं छुप के जो है
बास्केट, फ्रूट बास्केट्स के अंदर छुप के निकल जाते हैं, ऐसे आप समझेंगे इस चीज़ को। और फिर आगे चल के जो है काफ़ी सारे किले अपने हासिल कर रहे थे, जिसमें से वो तानाजी मालुसरे वाली स्टोरी बहुत ज़्यादा फेमस है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो, है ना। उसके बारे में भी बात करेंगे। ये देखो उन्हीं का नाम लिया, ये आ गया। अब यहाँ पे हो रहा है बैटल ऑफ सिंहगढ़, जिसको कौंधाना का किला कहते हैं। 1670 के अंदर ये बैटल होता है, क्योंकि आप देखो 1666 में शिवाजी महाराजा और जो संभाजी महाराज है वो अपने आप को फ्री करवा चुके हैं। अब उनका टारगेट यही है कि जितने भी किले मुगलों ने हड़प लिए हैं ना, उनको किसी तरीके से वापस लिया जाए। और उन्हीं में एक मुहिम ये वाली है, तानाजी मालुसरे वाली भी, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे उदय भान जो है, जिसमें आपने मूवी में देखा होगा कि सैफ अली खान ने उदय भान का रोल प्ले किया है, जो कि फोर्ट कीपर नियुक्त किया गया था जय सिंह के द्वारा। अंबर के राजा जय सिंह ने जो है उसको, वही मैंने बोला ना कि अंबर का राजा जय सिंह ही बेसिकली इनकी तरफ से लड़ रहा है, सीधी सीधी सी बात में अगर औरंगजेब की टीम की तरफ से बात करूं तो आप देखिए कि यहाँ पे जो जय सिंह है वन, उसने किसको नियुक्त कर रखा है, उदय भान राठौड़ को। और ये जो है बेसिकली पूरे किले की सुरक्षा में लगा पड़ा है। लेकिन यहाँ पे तानाजी मालुसरे अपनी बहादुरी दिखाते हैं और एक हाथ कटने के बाद भी जो है दे दनादन युद्ध में लड़ रहे हैं। तो आप सोचो कि कितना ज़्यादा महान वो व्यक्ति होगा। तो वो एक अलग कहानी, बहुत ही बढ़िया कहानी है। वो मूवी आप देखिएगा तो उसमें और ज़्यादा डिटेल में आपको समझ में आ जाएगी। अल्टीमेटली जो है मराठा कैप्चर कर लेते हैं सिंहगढ़ के फोर्ट को या फिर कौंधाना के किले को, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन बहुत बड़ा असेट जो है तानाजी मालुसरे के रूप में वो खो देते हैं। इसके बाद आप देखो कि शिवाजी महाराज वॉज क्राउंड एज द किंग ऑफ मराठा ऑन 6 जून 1674। ये आप ध्यान रखिएगा कि इनका कोरोनेशन हुआ है वो 1674 के आसपास में हुआ है, और 6 जून 1674 का लगभग ऐसा बोला जाता है। और कहाँ पे हुआ है, रायगढ़ फोर्ट के अंदर हुआ है। इसके अलावा टाइटल्स की बात करता हूँ तो कौन कौन से टाइटल इन्होंने ले रखे थे। एक तो टाइटल था छत्रपति का, एक था शककर्ता का, क्षत्रिय कुलवंता का, और एक है हैंदव धर्मोधार का, ठीक है। तो वो हिंदू राज्य की जो पूरी की पूरी स्थापना है वो करना इनका मेन कार्य था। और एक चीज़ और है, जैसे मैंने वो बताया ना कि गणोजी जो है वो संभाजी महाराज को एक तरह से वो कर रहे हैं, बिट्रे कर रहे हैं। उनका कहना था कि हमें एक अलग किंगडम दे दी जाए, है ना, कि जिसमें हम बार बार आपसे ना पूछें, हम अपना ही राजपाट उसमें चला लें, एक सेपरेट नेशन की तरीके से, है ना। तो लेकिन शिवाजी महाराज का बिल्कुल भी प्रिंसिपल ये नहीं कहता था कि कॉन्फिडरेसी के रूप में चलना है। वो सेंट्रलाइज करके ही पावर को चल रहे थे। अगर कॉन्फिडरेसी बना दी जाएगी, सोचो तो आज देखो कि आगे चल के अगर मराठास का नाश हो रहा है ना सारे का सारा, वो कॉन्फिडरेसी की वजह से ही हो रहा है। इवन आप पेशवास के अंदर भी वहां पे जाके देख रहे हैं तो वो पूरी की पूरी एक कॉन्फिडरेसी है, जिसका पूरा का पूरा लुत्फ जो है या फायदा है जो अंग्रेज उठा रहे हैं। तो अगर आज भारत की सारी स्टेट्स को बोल दिया जाए कि नहीं आपको आज़ादी है, आप भारत का रहो चाहे ना रहो, तो भाई भारत के लोग ऐसे नहीं है, वो नहीं रह सकते। वो सब एक अलग अलग कल्चर के लोग हैं। तो वो सब कोई उधर जाएगा, कोई उधर, ना मैं तो चाइना के साथ जा रहा, ना मैं पाकिस्तान के साथ जा रहा, मैं बांग्लादेश के साथ भी जा रहा। ऐसे ऐसे भी करैक्टर आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो वो जो कंपल्शन है ना, एक क्रिएट की गई है हमारे खुद के संविधान में भी कि आप अलग नहीं हो सकते हो, है ना, सिंगल ही रहेगा पूरा का पूरा भारत। तो वैसी ही थ्योरी जो है शिवाजी महाराज की भी यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके बाद जो इनकी डेथ है लगभग 1680 में होती है, और इनके जो उत्तराधिकारी बनते हैं वो संभाजी महाराज बनते हैं, यानी नेक्स्ट छत्रपति जो है संभाजी महाराज बनते हैं, ठीक है। तो संभाजी महाराज जो है एक बैटल होता है, बैटल ऑफ वाई। कई बार सीधे सीधे बैटल्स के बारे में पूछ लेता है, तो इसीलिए मैंने सारे के सारे काम की चीज़ें लिख दी है। बैटल ऑफ वाई होता है 1687 में, जिसमें संभाजी महाराज जो मुगल्स को हराते हैं। ऐसा बोला जाता है कि सारी की सारी फाइट्स अगर छोटे छोटे भी पूरी की पूरी इनकी मिला दी जाए तो लगभग 150 लड़ाइयाँ इन्होंने लड़ी हैं। छोटी छोटी मिला के मैं सारी की सारी कह रहा हूँ, है ना, ये नहीं कह रहा कि सभी बड़ी हैं। तो लगभग 150 लड़ाइयाँ आप देख सकते हैं। फिर संभाजी महाराज को कैप्चर कर लिया जाता है औरंगजेब के द्वारा। ये मैं आप पूरी की पूरी कहानी बता चुका हूँ। कब किया गया, 1689 में किया गया, अराउंड ये आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। और ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज यंगर सन। कौन थे वो यंगर सन? रामराजे, ठीक है, शिवाजी महाराज के यंगर सन रामराजे, ठीक है। तो वो जो है गद्दी पे बैठ जाते हैं, जो जिनकी बीवी होती है ताराबाई, याद कीजिए वही वाले हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो है आप देखिए कि वो थर्ड छत्रपति नियुक्त होते हैं 1770 के अंदर। ये इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। और ये कहानी मैं पूरी की पूरी समझा ही चुका हूँ संभाजी महाराज की। अब वो सेम चीज़ें दोहराने का कोई सेंस नहीं बैठता है। फिर आप मूवी देख लेना, उसमें समझ आ जाएगी। फिर राज राम्स या राम राजा, जो भी आप कहना चाहिए, है ना, राम राजे कह लो या राजा राम कह लो, एक ही बात है, दोनों एक ही चीज़ है। उनका बेटा है शिवाजी 2,
जो कि गद्दी पे बैठता है, जो कि 4th छत्रपति होता है ना, मैंने आपको बोला भी था। और शिवाजी 2 को बिठा के जो मेन राज कर रही है वो ताराबाई कर रही है। और उस टाइम तक आप देखिए कि जो शाहू 1 है, संभाजी महाराज का बेटा, वो मुगलों के अंडर है, लेकिन औरंगजेब की जब डेथ होती है तो मुगल उसको छोड़ देते हैं। और वो पूरी कहानी मैंने आपको समझाई दी है कि वो आकर वापस से थ्रोन पे क्लेम करते हैं और वो राजा बन जाते हैं। यानी कि बेसिकली अगर मैं बोलूं तो जो शाहू 1 है, शाहू 1 कौन से छत्रपति बनेंगे, तो वो 5th छत्रपति एक तरह से आकर बनेंगे, ठीक है। उनसे पहले 4 बन चुके हैं। और इसी तरीके से आप देखिए कि जब वो बनते हैं तो फिर यहाँ पे जो है पेशवाज की पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी शुरू हो जाती है। और जो मेन है आप देखिए कि ये तो सिर्फ एक फिगर हेड के तौर पे ये सब लोग रह जाते हैं, ये आप समझेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं और वापस से आपको मैप के अंदर बताता हूँ, जो एक और मज़ेदार बात थी। जब ये सारा का सारा घपला चल रहा था तो ऐसे में ही आप देखिए कि शाहू 1 के आखिरी के टाइम में मैंने बोला था ना कि इन्होंने, ताराबाई ने सोचा कि एक वापस से एक अटेम्प्ट करती हूं मैं कि पूरा का पूरा राजपाट मेरे हाथ में रहे। तो उन्होंने फिर से क्या किया था, एक और बंदे को जिसका नाम था रामराजे 2, इन्होंने बोला कि ये किसी सोचो कि इसके बारे में हमने कभी बताया ही नहीं है ना, तो ये शिवाजी के ब्लड लाइन से हैं ये व्यक्ति। उन्होंने एक अडॉप्ट कर लिया बेसिकली कि ये मेरा ग्रैंडसन है, एक तरह से ऐसे आप समझिए, है ना। तो अडॉप्ट कर लिया रामराजे को, रामराजे 2 बोलिए, ये रामराजे 1 नहीं है, ये रामराजे 2 है कि एक अडॉप्टेड सन है। शिवाजी 2 तो है ही है, लेकिन इधर से आप अलग समझिए कि ये रामराजे 2 को भी अडॉप्ट कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि ये ग्रैंडसन है, ये भी थ्रोन के वो हैं, है ना, हकदार हैं एक तरह से। तो ये एक अलग कहानी चलती है जिसमें अगेन जो है जब ये छत्रपति बनते हैं रामराजे 2, तो इनको जो है ताराबाई बोलती हैं कि आप यहाँ से पेशवाज को हटा दीजिए, लेकिन वो मना कर देते पेशवाज को हटाने के लिए। तो अल्टीमेटली जो है वापस से जो है ये बोल देते कि नहीं, ये तो मेरा ग्रैंडसन है ही नहीं है, ऐसा भी हुआ है। तो वो एक अलग कहानी चलती है। मैंने बोला ना कि अलग ही चल रहा था, यहाँ पे तख्ता पलटी चल रही थी, आपस में ही लड़ झगड़ रहे थे। तो दूसरों से तो क्या लड़ना था, फिर आपस में ही लड़ने झगड़ने लग गए। चलिए, तो वही चीज़ यहाँ पे मैंने आपको पूरी की पूरी बताई है। फिर ये अष्टप्रधान है, शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान का मतलब है जैसे अकबर के 9 रत्न हम बोल देते हैं, ऐसे यहाँ पे 8 रत्न एक तरह से शिवाजी महाराज के हैं। और बेसिकली 8 जो लोग हैं इनका मेन पोस्ट है एक तरह से, है ना। अष्टप्रधान का मतलब क्या हो गया, 8 लोग जो मेन हेड है, जो जिनके थ्रू जो पूरा का पूरा राजपाट चल रहा है ना। पंत प्रधान हो गया, अमात्य हो गए, सचिव हो गए, मंत्री हो गए, सेनापति हो गए, सुमंत हो गए, पंडित राव हो गए और न्यायाधीश हो गए। तो ये सबका अलग अलग डिपार्टमेंट एक तरह से 8 बना दिए गए। तो उसी थ्रू जो है पूरा का पूरा सिस्टम चलता था। इसको बोला जाता था अष्टप्रधान, ये आप ध्यान रखना। और ये किसने फॉर्म किए थे, शिवाजी महाराज ने 1674 में अपनी ताजपोशी के बाद। ठीक है दोस्तों, अब इसके अलावा जो पेशवा होते थे, है ना, पेशवा एक तरह से मेन इनके प्रधानमंत्री मान लो, है ना, या मुख्यमंत्री, जो भी आप मतलब मेन जो है इनके मंत्री हो गए, उनको बोलते हैं पेशवा। अमात्य या मजूमदार जो हो गए उनको बोलते थे फिनांस मिनिस्टर। इसके अलावा सामंत या दाबिर जो हो गए वो होते थे फॉरेन मिनिस्टर। फिर आप देखिए कि वकिया नवीस जो होता था वो होम मिनिस्टर होता था। जैसे आज की डेट में भी होम मिनिस्टर है ना, तो उनका होम मिनिस्टर का काम क्या होता है कि घर के अंदर जो कलेश है या कुछ भी दिक्कत हो गई या एनार्की हो गई उसको कंट्रोल करना। तो सेम यहाँ पे वकिया नवीस बोला जाता था उस व्यक्ति को। फिर इसके बाद आप देखिए कि सेक्रेटरी प्रिपेयरिंग रॉयल एडिक्ट्स, एक तरह से सेक्रेटरी जो है वो राजसी आदेश वगैरह बनाने का काम उसका था। फिर आप देखिए कि सराय नौबते सेनापति, ये जो है कमांडर इन चीफ होता था, जो मैनेज करता था सारी की सारी डिफेंस फोर्सेस को। ये आप इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं। और जो न्यायाधीश का काम क्या है, वो चीफ जस्टिस वाला काम न्यायाधीश का हो गया, है ना, कि बेसिकली जिसने भी जो भी गलत काम किया है उसको दंड सुनाने वाला काम जो है न्यायाधीश वाला हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे पंडित राव यानी कि एक तरह से हाई लेवल के प्रीस्ट हो गए, पुजारी हो गए, है ना, जो भी पूजा पाठ का काम है, राज्याभिषेक में तिलक का काम है, ये सब चीज़ें जितनी भी रिलीजियस मैटर्स का काम है वो पंडित लोग यहाँ पे देखा करते थे। इसके अलावा रेवेन्यू मॉडल की मैं बात करता हूँ मराठास के, तो टैक्सेस कौन कौन से लेते थे दोस्तों। आप देखो कि मराठास का जितना भी टैक्सेस का काम था ना, 2 तरह के मेजर टैक्सेस थे। एक था चौथ, चौथ का मतलब होता है 1/4, है ना, चौथ का मतलब ही वो है। अब ये जो 1/4 टैक्स है ना, ये किससे लिया जाता था, जो एरियाज डायरेक्टली मराठास के कंट्रोल में तो नहीं है, लेकिन आप देखो कि मराठास लोग रेड डाला करते थे। अब रेड का मतलब यही है कि अगर आपने अपनी सुरक्षा करवानी है तो आप जो है, आपके ऊपर मराठा रेड नहीं होगी, है ना, तो आप जो है इतना टैक्स हमें दे सकते हैं। तो वो टोटल फसल का 1/4 ले लेते थे, 25%, जिसके एवज में जो है मराठा कभी भी उस एरिया पे रेड नहीं डालते थे। ये भी एक कारण था। देखो मैंने वही बताया आपको कि जो मुगलिया सल्तनत है वहाँ पे जा जाके अगर रेड्स डाली जाएंगी और उनसे 25% लिया भी जाएगा टैक्स, तो वो लोग और सक पका जाएंगे, है ना। तो ये भी एक दिक्कत वाली बात हो जाती है ना। एक तरह से इन्होंने ये नहीं बोला कि तुम औरंगजेब को टैक्स दो ना दो, तुम हमें टैक्स दो। अब यहाँ के लोग इधर भी टैक्स देंगे उधर भी टैक्स देंगे तो कितना ज़्यादा दिक्कत खड़ी हो जाएगी, वो कहीं ना कहीं पिस जाएंगे, है ना। वो वाली एक दिक्कत भी देखने को मिली। फिर सरदेशमुखी क्या होता था, देखो ये तो देना ही देना है 25% टैक्स,
लेकिन इसके अलावा 10% टैक्स और देना है, एडिशनल 10% टैक्स देना है उन लोगों को जो एरिया डायरेक्टली मराठा कंट्रोल में है। अब आप सोचेंगे इतने टैक्सेस ले रहे थे, ये कैसी बात हुई? लेने पड़ेंगे ना भाई, नहीं तो सेना को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, इतनी बड़ी आर्मी को पैसे कैसे दिए जाएंगे, कैसे मैनेज होगा? सब कुछ नहीं हो सकता ना मैनेज, टैक्स लेना ही पड़ेगा। अब आप देखो कि एक जैसे हमने अकबर के टाइम में पढ़ा था जरीब के बारे में, जरीब एक डंडी होती थी जिससे कि आप पूरी मेजरमेंट करते थे। आप ये याद कीजिए, बैम्बू स्टिक के बारे में बताया था। यहाँ पे कौन सी डंडी है? वो काठी। तो काठी से जो है मेजरमेंट की जाती थी, है ना, लैंड और करकून्स की, ये आप ध्यान रखना। और रेवेन्यू ऑफिसर होते थे लैंड और करकून्स जो है, ये एक आ सकता है पेपर में सीधा सीधा। फिर मराठा कॉन्फेडरेसी के जो इंपॉर्टेंट लीडर हैं, एक हो गए आपके बालाजी विश्वनाथ, है ना, इनका ही नाम सेना करते भी है। क्या बोल रहे हैं? हाँ भाई शेयर कर दिया करो यार, शेयर कर दिया करो जितने भी लोग हो। अच्छा ये कौन पैसे देगा यार, मेरे को तो पता भी नहीं लगता यार कि कौन चैट में दे जाता, कई बार इतना मैं देखता भी नहीं हूँ, है ना, एंड में जाके देखता हूँ। कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। कौन है ये? बिल्कुल बिल्कुल, जीके ने दिमाग खराब करके रखा है, उसका सेट कर देंगे। अभी मैं दे रहा हूँ ना आपको सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। तो बालाजी विश्वनाथ का नाम आप याद रखिएगा। सबसे पहले पेशवा 1713 में ये बन रहे हैं, मेजर इंपॉर्टेंट पेशवा है ना। और इन्होंने ही बाद में चल के क्या कर दिया, पेशवा की पोस्ट को हेरिडिटेरी भी बना दिया था। और इन्होंने क्या सीज किया था, सलसत्ते और बसीन जो है पोर्टुगीज से छीन लिया था इन द बैटल ऑफ वसाई, है ना। तो मैंने अभी आपको अलग अलग बैटल वसाई की भी पहले भी बात की थी, अगेन मैं बता रहा हूँ, वसाई का बैटल हुआ था 1733 में। तो यहाँ पे जो है ब्रिटिशर्स क्या नाम, पोर्टुगीज से सलसत्ते और बसीन छीन लिया गया था, ठीक है। ही ऑल्सो कॉन्कर्ड निज़ामुल मुल्क एंड साइंड द ट्रीटी ऑफ दुराई सराय इन 1737। तो निज़ामुल मुल्क जो है वहाँ पे, है ना, जो हैदराबाद का एरिया है वहाँ पे भी इन्होंने कब्जा करने की कोशिश की है। और 1737 में ट्रीटी ऑफ दुराई सराय हुई है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बाजीराव वन की बात करते हैं तो इनका एक और नाम है थोरले। ये किसके बेटे हैं? बालाजी विश्वनाथ के ही बेटे हैं। ये मैं वापस से आपको पूरा चार्ट दिखा देता हूँ, आपको शायद दिक्कत आ रही होगी ऐसे कनेक्ट करने में, तो मैं इसीलिए मैंने चार्ट बना रखा था। ये रहा आपके सामने चार्ट, ठीक है। तो पहले हुए बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720, फिर बाजीराव वन हुए 1720 से 1740, फिर आगे चल के उनके जो है आगे बेटे हो गए, है ना, बालाजी रघुनाथ। तो अब शायद आप वापस से कनेक्ट कर पाएंगे। तो बाजीराव वन, है ना, इन्होंने 41 बैटल लगभग अपनी लाइफ टाइम में लड़े और बहुत बड़े बड़े बैटल थे जिनमें इन्होंने लगभग सबको हरा दिया, है ना। चाहे वो बंगाल के अलीवर्दी खान हो, है ना, चाहे फिर हम बोले कि अटक से कटक तक का, है ना, कटक से अटक तक का सफ़र हो, पेशावर को अपने कब्जे में करना हो। पेशावर कितना एक अलग ही लेवल है ना, वहाँ तो वहाँ के लोग हाथ में नहीं आते, उनको भी कब्जे में कर लिया। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। तो बालाजी कह रहा हूँ, बाजीराव वन जो है कोई भी बैटल नहीं हारे, काफ़ी जो है फेमस इनके बीच में हुए हैं। सबसे फेमस मराठा पेशवा अगर बोला जाएगा तो यही है। इसके अलावा वही वो जो मूवी मस्तानी वाले मूवी वाले, है ना। तो मराठा कॉन्फेडरेसी में क्या क्या है ये देखो आप, क्योंकि मैंने बोला कि जैसे भारत के अंदर अलग अलग स्टेट है, तो मराठा साम्राज्य में भी अलग अलग कॉन्फेडरेसी बन गई थी। अब वो कॉन्फेडरेसी में देखो जैसे सिंधियाज हैं, तो है ना, तो सिंधियाज इनके कॉन्फेडरेसी में हो गए। तो इसमें कौन लीड कर रहा था इनको? तो राणोजी शिंदे कर रहे थे लीड। और यही सिंधिया घराने से जो है आप वो जो देखते हैं ना, ज्योतिरादित्य सिंधिया को देखते हैं, तो वो इसी घराने से एक तरह से। तो ये ग्वालियर से पूरे का पूरा ऑपरेट कर रहे थे। फिर जो होलकर्स हैं उनको लीड कर रहे थे मल्हार राव ऑफ इंदौर। तो इंदौर के अंदर ही होलकर्स का, अहिल्याबाई होलकर वाला सारा का सारा इंदौर में ही तो है। महेश्वर का फोर्ट भी इंदौर में ही है ना। तो इसके बाद आप देखिए कि गायकवाड़ जो थे उनको कौन लीड कर रहे थे? पिल्लई, और ये कहाँ के थे? बड़ौदा के। फिर जो पवार्स हैं उनको लीड कर रहे थे उदाजी, ये कहाँ से हैं? धर से हैं, ठीक है। तो ये जो है एक तरह से सब लोग मिलके इन्होंने 5 लोगों ने एक मराठा कॉन्फेडरेसी बना रखी थी कि जब भी युद्ध करेंगे तो एक साथ करेंगे। लेकिन आगे चल के ये सब लोग एक साथ ना होके अलग अलग हो जाते हैं, तो अलग थलग पड़ते हैं। तो इसी वजह से जो है अंग्रेज कहीं ना कहीं इस चीज़ का फायदा उठाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मराठास का नाश भी होता है, ये भी एक देखने को मिलता है आगे। तो बालाजी बाजीराव, जिनको आप नाना साहेब वन के नाम से जानते हैं, वो किसके बेटे हैं? वो सन है बाजीराव वन के। ये भी आप ध्यान रखना। इन्होंने ही क्या किया था, अटक जो है, अभी जो मैं अटक का बता रहा था ना, है ना, तो वो कटक से अटक तक का सफर जो मैं बता रहा था वो इन्होंने किया है, ठीक है। बालाजी बाजीराव ने किया है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो अटक तक जो है इन्होंने पूरा का पूरा फतह कर लिया था, इंडस रिवर के आसपास तक। जो मैं अभी पेशावर की बात कर रहा था वो इन्होंने किया है, ठीक है, बालाजी बाजीराव ने किया है। और ये कब किया है इन्होंने? 1758 में किया, बैटल ऑफ अटक के अंदर। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि अलीवर्दी खान को भी ये हरा रहे हैं। ये सब तो कहानी हो गई। एक
इंपॉर्टेंट है बैटल ऑफ पानीपत वाला, है ना। तो बैटल ऑफ पानीपत जो वो 1761 में हो रहा है। अब जो बैटल ऑफ पानीपत में मैंने पहले भी आपको बताया था, अभी सदाशिव राव के बारे में बताया था और विश्वास राव के बारे में बताया था, है ना। तो यहाँ पे लिखा हो ये रहा, सदाशिव राव भाऊ और विश्वास राव भी है ना। तो ये किसके हैं, ये जो आपके बालाजी बाजीराव हैं इन्हीं के भतीजे एक तरह से कौन है, सदाशिव राव भाऊ हैं। ये मेन लीड कर रहे थे यहाँ पे। और मैंने पहले भी बताया था ये तो इस तरीके से गए थे जैसे पार्टी हो रही है ना। तो इतने सारे अपने बीवी बच्चों को भी लेके जा रहे हैं, उधर अब्दाली आ रखा है ना। अलग टेंस का माहौल है, लेकिन सोच रहे थे नहीं नहीं हरा देंगे, क्योंकि मराठास अपनी पीक पावर पे थे उस टाइम पे। सोचो तो इनको बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस में चले गए एक तरह से। आप अर्जुन कपूर वाली मूवी देख लेना, उसमें आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ पे बट इनको मुंह की खानी पड़ती है। और थर्ड बैटल जो है 1761 में होता है, ये हार जाते हैं। यहाँ पे विश्वास राव की भी डेथ हो रही है, सदाशिव भाऊ राव की भी डेथ हो रही है। ऐसे में जो है जब ये न्यूज़ जो है आप देखो कि बालाजी बाजीराव को पता लगती है, तो उनकी एक सदमे के कारण जो है डेथ हो जाती है। तो मोटा मोटा 6 महीने के अंदर अंदर उनकी भी डेथ हो रही है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से है। आप देखिए पहले बालाजी विश्वनाथ आए, फिर बाजीराव वन आए, फिर उसके बाद बालाजी बाजीराव आए। अभी जो मैंने बताया ना आपको इतने सारे बैटल इन्होंने लड़े हैं, तो यही है 1761 का टाइम इन्हीं का है। और आप देखो कि जो अब्दाली आया है वो 1761 में ही आया है। तो इस पूरे के पूरे सिनेरियो में जिसमें मराठास अगले 20-25 साल तक जो अपना सर नहीं उठा पाए, है ना, एक तरह से इस पूरे युद्ध के बाद, क्योंकि बहुत नुकसान इसने किया अब्दाली ने। तो ये जो है इसी टाइम का है, बालाजी बाजीराव का ही टाइम का है। ये बालाजी बाजीराव है, ठीक है। ये बाजीराव वन है, बालाजी बाजीराव है ये। तो आगे चल के जब हम देखते हैं तो इधर माधव राव और नारायण राव के बीच में झड़प हो रही है कि भैया कौन जो है अगला पेशवा बनना चाहिए। फिर आगे चल के जब हम देखते हैं तो ये मोटा मोटा ये तो आप देखो नारायण राव तो केवल 1 साल के लिए पेशवा बनते हैं, इनकी डेथ हो जाती है। फिर आगे जो है माधव राव बन जाते हैं। और इस तरफ से जो है रघुबा की पूरी लाइन चल रही है, रघुनाथ राव की, जिनको रघुबा बोल देते हैं। तो ये जो है अंग्रेज़ों की मदद करेंगे आगे चल के, है ना। तो इस तरीके से हम पूरा का पूरा सिनेरियो देख रहे हैं। फिर सदाशिव राव और पेशवा के बेटे विश्वास राव वाला मैंने पूरी कहानी आपको बता ही दी है, ठीक है। और क्या है, हाँ, रघुनाथ राव बिकेम नेक्स्ट पेशवा बट वाज डिपोज्ड बाय दी नाना फडनीस। मैंने बोला ना अभी कि रघुनाथ राव कोशिश करते हैं अगला पेशवा बनने की, लेकिन नाना फडनीस जो है उनको बनने ही नहीं दे रहे किसी भी तरीके से। अब वो बंदा तो बनेगा ना, वो तो कहेगा यहाँ पे बताओ 1-1 साल के बच्चे को बनाया जा रहा है, वो कह रहा है मेरे को क्यों नहीं बना रहे, मैं बनूंगा, लेकिन उनको नहीं बनाया जा रहा है। अब मैंने वही आपको समझाया कि नीचे की जो नोबलिटी है ना, नोबल्स का भी अपना अलग ही खेल चलता था, सिर्फ राजा का खेल नहीं चलता, या नोबल्स का भी खेल चल रहा होता था। तो इस तरीके से आप देखिए कि बाकी के 11 अदर एडमिनिस्ट्रेटर थे और जो नाना फडनीस थे, इन्होंने मिलके रघुबा को एक तरह से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब उसको और कोई रास्ता नजर नहीं आया, तो वो भाई साहब कहाँ जाके अपना पूरा का पूरा उसने बैठ गया, वो अंग्रेजों के पास जाके बैठ गया। इस तरीके से हमें पूरा का पूरा उसका सीन देखने को मिलता है। ये इसमें टेढ़ा आ रहा है क्या, आधा आ रहा है क्या, 1 सेकेंड, अब शायद पूरा आ जाएगा, अब पूरा आ रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। इसको बोलते हैं 12 भाई कॉन्स्पिरेसी, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखो कि फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर कब होता है, 1775 से 1782 के बीच में होता है। रीज़न इसका यही है कि पावर स्ट्रगल बिटवीन माधव राव एंड रघुनाथ राव। मैंने अभी आपको समझाया, ये वही कहानी है पूरी की पूरी। एक टीम इधर बन गई है, एक टीम इधर बन गई है। रघुबा इधर है और इधर माधव राव और नारायण राव हैं, आपस में जो है टशन चल रहा है। ये बच्चे ही हैं अभी इधर, आपको यही समझना है ना। तो इनका जो है अपने चचा जान से जो है एक तरह से पूरा का पूरा झड़प चल रही है, ये आपको समझना है। तो उस चक्कर में ही सारे का सारा खेल हो रहा है यहाँ पे, और यही कारण बनता है पावर स्ट्रगल का कि भैया किसी तरीके से एंग्लो मराठा वॉर हो जाता है, क्योंकि रघुबा उनकी साइड है, अंग्रेजों की साइड है, ठीक है। अब जो ट्रीटी ऑफ सूरत होती है वो 6 मार्च 1775 में होती है, जिसमें रघुनाथ अग्रीड कर जाता है टू सीड सल्सत एंड बसीन फोर्ट टू दी इंग्लिश। जो सल्सत्ते और बसीन पेशवाओं ने पहले जीत के रखा होता है, रघुबा रेडी हो जाता है कि भैया ये दोनों चीज़ें जो है मैं अंग्रेज़ों आपको दे दूंगा। एक तरह से यहाँ पे ट्रीटी कर रहा है। बट ये जो ट्रीटी है आप देखो कि ये किससे कर रहा है, वो कर रहा है यहाँ वाली गवर्नमेंट से, है ना, ब्रिटिशर्स की, बॉम्बे वाली गवर्नमेंट से। उधर जो बंगाली गवर्नमेंट बैठी हुई है, उस टाइम पे ब्रिटिशर्स अलग अलग तरीके से काम करते थे, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो बंगाल वाले अलग होते थे, बंगाल वाले अलग होते थे, बॉम्बे वाले अलग होते थे। तो जो मेन होते थे वो बंगाल वाली में माने जाते थे, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखो कि एक होती थी मैसूर में भी, ठीक है। तो ये 3 तरीके से चलती थी। तो यहाँ पे उन्होंने जो है बंगाल वालों ने एक तरह से इस चीज़ को जो है कैंसिल कर दिया, ये आपको समझना है। बंगाल वालों ने या फिर कलकत्ता वाले जो ब्रिटिशर्स की काउंसिल थी, उन्होंने बोला कि नहीं हम नहीं इस चीज़ को मानते, जबकि इधर बॉम्बे वाले जो हैं वो रघुबा को पना दिए हुए हैं, लेकिन उधर वाले जो लोग हैं वो क्या बोल रहे हैं कि नहीं नहीं जो आपका माधव राव है उसी को बने रहने दो। तो इस तरीके से पूरा का पूरा यहाँ पे कयोस मचा हुआ है, और ये ट्रीटी कैंसिल कर देता कौन, कर्नल उपटन जो है इसको ट्रीटी को कैंसिल कर देता है। ऑन द अदर हैंड द बॉम्बे गवर्नमेंट डिनाइड दिस एंड रघुनाथ राव वाज ग्रांटेड असाइलम। तो वही मैं समझा रहा हूँ कि जिधर जो बॉम्बे गवर्नमेंट बैठी हुई है अंग्रेजों की, ठीक है, ब्रिटिशर्स की,
वो इस बात को नहीं मानती है कलकत्ता वालों की, ठीक है, कलकत्ता वालों की बात नहीं मानती है। तो वो क्या करती है, वो यहाँ पे रघुबा को अजाइलम दे देती है। देखो है अंग्रेज ही है, लेकिन क्या पॉलिटिक्स चल रही है, वो उधर वाले मना कर रहे हैं और इधर वाले जो है अजाइलम दे रहे हैं। इस तरीके से बीच बिचाले का रास्ते से ये लोग कर रहे थे। तो ये हो गई ट्रीटी ऑफ सूरत। अब इसके बाद देखिए कि रिजल्ट क्या होता है फाइनली ये सारे केओस का। ट्रीटी ऑफ सालबाय होती है, ये होती है 17 मई 1782 के अंदर, जिसमें कि क्या होता है फाइनली स्टेटस ऑफ क्यो। स्टेटस क्यो का मतलब होता है कि जो जैसा पहले था वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि जैसे ब्रिटिशर्स जिन जिन एरिया पे कंट्रोल कर रहे थे वो वहाँ करेंगे, और मराठा जहाँ पे कर रहे थे वो वहाँ पे करेंगे। और इसी के तरीके आप देखिए कि जो कंपनी है वो रिटेन कर लेती है कंट्रोल ऑफ सल्सेट एंड भरूच एंड एक्वायर्ड द गारंटी दैट द मराठाज वुड डिफीट हैदर अली ऑफ मैसूर एंड रिटेक टेरिटरीज इन कर्नाटक। अब यही कारण है देखो कि यहाँ से ब्रिटिशर्स पता नहीं कौन कौन से निशाने साध रहे थे। तो वो चाह रहे थे कि टीपू सुल्तान का जो एरिया है नीचे, उसमें मराठा किसी तरीके से हस्तक्षेप करें और वहां जाके बेसिकली मराठा उस एरिया को अपने अंडर करें, और ये खुद जो है अल्टीमेटली मराठा उसको अपने अंडर करने की सोचेंगे बाद में चल के। तो ये अलग गेम चल रही है। यानी टीपू सुल्तान को देखो हराने के लिए एक तो हैदराबाद के अंदर से पूरी की पूरी वो ली जा रही है शरण, और दूसरी तरफ जो मराठास को भी यहाँ पे लाया जा रहा है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि टीपू सुल्तान को या हैदर अली और टीपू सुल्तान दोनों को जो है यही लोग मिलकर एक तरह से हरा रहे हैं। वही है कि सब लोग जो है आपस में ही लड़ भिड़ के अंग्रेजों का फायदा आप कर रहे हैं, ये आप समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो है इंग्लिश लोग हैं जो माधवराव टू, यानी कि जो नारायण राव का जो बेटा है माधवराव टू, उसको पेशवा बना देते हैं। तो इंग्लिश वाले लोग जो है इस तरीके से, यानी हर कोई अपने बेनिफिट के लिए दूसरे के पास जाता है और उस बाहर के व्यक्ति को अपने घर के मैटर में ले आता है, और इस तरीके से जो है फिर बाहर का व्यक्ति फायदा उठाता है, वो दोनों तरफ से लड्डू खाता है वाली बात है। फिर सेकंड एंग्लो मराठा वॉर जो होता है वो 1803 से 1805 में होता है, जिसमें कि इसका रीज़न यही है कि आफ्टर पेशवा माधवराव नारायण कमिटेड सुसाइड, जो कि माधवराव जो है पेशवा जो बने थे 1795 में वो सुसाइड कर लेते हैं, जिसकी वजह से आप देखो कि जो बाजीराव टू हैं जो कि वर्थलेस सन है रघुनाथ राव के, वो इतने निकम्मे हैं कि वो यहाँ पे पेशवा बन जाते हैं। तो इसलिए जो है यहाँ पे जो इस टाइम पे नाना फडणवीस की भी डेथ हो रही है 1800 के आसपास में। तो ये पूरे का पूरा भसट फिर से वही ग्रह क्लेश जो है एक तरह से मच रखा है, जिसका कारण है सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर फिर से छिड़ जाता है। यानी एक पार्टी जाती है अंग्रेजों के पास कि आओ भैया हम लड़ते हैं, और वो आकर अपने ही लोगों पे, है ना, जिनसे वो रास यहाँ से लेना चाहते हैं उन पर आक्रमण कर देते हैं इस तरीके से, यानी कि आपस में ही क्लेश कर करके मर रहे हैं, ये आप समझ सकते हैं। ठीक है, फिर एक ये भी है कि सिंधियाज और भोसलेस को कैसे हराया जाता है, ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये आपके लिए मैंने रख दिया, आर्थर वेस्ले क्या बोलते हैं इसके बारे में। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर पे आ जाते हैं हम। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर का डेट आपसे पूछा जाएगा तो 1817 से 1819 के बीच में ये होता है। रीज़न क्या है कि मराठाज राइजिंग डिजायर टू रिक्लेम देयर लॉस्ट टेरिटरी एंड शेल्टर गिवन बाय मराठाज टू पिंडारीज। आप देखो कि जो पिंडारीज होते थे वो एक तरह से जंगली लोग कबीले वाले हैं, वो क्या करते थे, अलग अलग रेड्स डालते थे और किनकी हेल्प करते थे, मराठास की हेल्प करते थे, है ना। आप देखो कि जब वो मराठास की हेल्प कर रहे थे, लेकिन इस टाइम तक मराठास का जो पूरा का पूरा पावर है ऑलमोस्ट डिक्लाइन की तरफ है, और कुछ खास अब कर नहीं सकते हैं। मराठास एक तरह से नॉमिनल होकर रह गए हैं, ब्रिटिशर्स के अधीन होकर रह गए हैं, है ना। जहां आप देखिए शिवाजी महाराज ने स्वराज्य की डिमांड कर रखी थी, यहाँ पे अब देखो पेशवाज ने तो लगभग थाली में परोस के पूरा का पूरा राज्य ही ब्रिटिशर्स को दे रखा है। तो अब आप देखो कि यहाँ चल के जो है कहीं पे भी हमें कोई पावरफुल रूलर नहीं देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से जो पिंडारीज हैं उनका तो व्यवसाय यही था, वो एक मर्सिनरी के तौर पे यहाँ पे मराठास के साथ काम किया करते थे और हमले किया करते थे। अब भैया जब उनका तो रोजगार छिन गया ना, आप सोचो इस चीज़ से, उन्हीं को तो उसी में से शेयर दिया जाता था। मान लो कि अब वो कहीं से लूटपाट करके आए तो वो जैसे होता है ना कि लूट का खजाने जो है उसका 20% बादशाह को दिया जाता था, दिल्ली सल्तनत में हम देखते थे, ऐसे यहाँ पे चल रहा था, है ना। तो अब वो जो है वो बेचारे दुखी हैं, अंग्रेज लोग उनको पकड़ना चाह रहे हैं क्योंकि अंग्रेजों का नुकसान कर रहे हैं। अब वो पिंडारी सोचेंगे कि भैया मराठा लोग जो हमारी हेल्प करेंगे, लेकिन मराठा भी करें क्या इसके अंदर। तो वो फाइनल एक अटेम्प्ट मराठा से देने की कोशिश करते हैं। उन्हें समझ में आ गया था कि भैया ये जो अंग्रेजों के अधीन जाके हमने गलती कर ली है ना। जबकि आप देखो कि शिवाजी महाराज जो इनका मेन लीडर हैं वो इनको समझाते समझाते थक गए, फिर संभाजी महाराज समझाते समझाते थक गए, इनको समझ ना आया। फिर नीचे वालों ने तो आप देखिए कि क्या बुरा हाल किया है, वो आपकी सामने है। इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करने के बाद भी उसको तोड़ के रख दिया है पूरे का पूरा। तो वहां से हमें जो है समझ में आता है, एक आखिरी अटेम्प्ट होती है कि किसी तरीके से जो है मराठा साम्राज्य को रिवाइव किया जाए, है ना, हिंदवी साम्राज्य को रिवाइव किया जाए। लेकिन तब तक भैया आपके रिसोर्सेज, आपकी डोर ऑलमोस्ट आपके हाथ से निकल चुकी है, अब खेल नहीं आ सकता वापस वैसा ही। ठीक है, तो इसके बाद आप देखिए कि जो एक रिपेंटेंट है बाजीराव टू, वो कोशिश करते हैं लास्ट बिड, है ना, आखिरी बिड का मतलब आखिरी कोशिश, है ना, 1817 में, और
इकट्ठा करते हैं सभी मराठा चीफ्स को, सभी मराठा सरदारों को, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर होता भी है, लेकिन यहाँ भी कुछ खास हासिल नहीं होता है और अल्टीमेटली सारा भारत जो है वो लाल रंग में रंग जाता है, कुल मिला के अंग्रेज़ों के अधीन हो जाता है। सीधी सी बात ये है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने देखा कि एक इंसान जिसने बहुत तगड़ा साम्राज्य खड़ा किया है ना, मराठास का पूरा एक परचम फैला दिया था और सोचो कि एक हिंदवी साम्राज्य खड़ा कर दिया था, लेकिन आगे चल के वही कहीं हमें टूटता हुआ नजर आ गया। अल्टीमेटली एक तरह से डिक्लाइन हो गया है ना, एक बार पीक पे गया और फिर डिक्लाइन। अब देखिए कि इसमें कुछ क्वेश्चन बनते हैं। रिवोल्ट एट द फॉलोइंग प्लेसेस अकर ड्यूरिंग द मराठा रूल इन छत्तीसगढ़। ये कई बार ऐसे क्वेश्चन देखो आ रहे हैं आज की डेट में, तो आपको ये जो है थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चन आए। एक मिनट, इन्होंने आगे नहीं दिया क्या? एक सेकंड, ये शायद टीम इसमें आगे क्वेश्चन देना भूल गई है, मैं ये आपको अलग से करवा दूंगा प्रोवाइड, ठीक है। आगे देखते हैं। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी डिस्क्राइब द किंगडम एज ए चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे। अब ये जो किंगडम है ये अवध के बारे में इन्होंने बोला था, हालांकि ये इसके बारे में मैं आगे चल के आपको समझाऊंगा, अभी तो मैंने ये अंग्रेजों के बारे में बताया ही नहीं है पूरे का पूरा डिटेल में, ये टीम ने पता नहीं कहाँ से एक्स्ट्रा क्वेश्चन डाल दिया। हु अमंग द फॉलोइंग पेशवा वॉज पॉपुलरली नोन एज नाना साहेब। तो नाना साहेब किसको बोला जाता है भाई साहब? तो वो बोला जाता है बालाजी बाजीराव को। और मैंने अभी अभी आपको सारे जितने भी पेशवा थे मेन उनका जो है मेन नाम भी बता दिया। थोरले के बारे में भी बताया है ना, नाना साहेब के बारे में भी बताया, और जो आखिरी के हैं उनके बारे में भी बताता हूँ। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आखिरी वाले पेशवा के बारे में भी जान लो आप, उनके बारे में भी जानना जरूरी है। ये है नाना साहेब, ठीक है। तो बाजीराव टू के जो बेटे या एडॉप्टेड सन कह लीजिए वो है नाना साहेब। और आपको पता होना चाहिए कि अंग्रेज़ों ने जो अपना वो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स चलाया था, उसमें उन्होंने बोला था कि अगर किसी राजा का अपना बेटा नहीं होगा तो उसका पूरा का पूरा राज्य वो अंग्रेज हड़प लेते थे। तो यहाँ पे ये बेसिकली जो सन 57 की लड़ाई होती है उसमें नाना साहिब जो है वो पार्ट लेते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे, है ना। और इवन खुद बाद में खत भी लिखेंगे अंग्रेजों को, मेरी पेंशन नहीं लगा दो, ये कर दो, वो कर दो। बट वो सब फालतू की दकियानूसी बातें, अंग्रेज नहीं सुन रहे थे उस टाइम पे, तो नहीं सुन रहे थे, सिंपल सी बात है ना। तो अंग्रेजों ने अल्टीमेटली जो है पूरा मराठा एम्पायर यहाँ पे खत्म कर दिया था। और पेशवा तो देखिए ये सब नाम के ही रह गए थे बाद में। तो वही मैंने आपको बताया, ये आखिरी पेशवा के बारे में भी नाना साहिब के बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये नाना साहिब एक तरह से अगर आप बोलेंगे तो एक तरह से नाना साहिब 2 हो जाएंगे, ठीक है। नाना साहिब 1 मत कंसीडर कर लेना, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज कर दोगे। तो यहाँ पे जो बात हो रही है सिर्फ नाना साहिब या नाना साहिब 1 की बात हो रही है। तो ये जो है बालाजी बाजीराव को बोलेंगे आप, जबकि वो जो आखिरी वाले हैं वो नाना साहिब 2 टाइप हो गए एक तरह से, ये आप समझ लेना। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर वर द मराठाज ए मेजर चैलेंज टू सॉवरेंटी ऑफ द मुगल्स। तो ये किसके अंडर ऐसा हो रहा था? तो औरंगजेब के अंडर ही सारे का सारा खेल हो रहा था, है ना। आप देखिए औरंगजेब के टाइम पे ही तो एकदम से मराठा साम्राज्य बन रहा है। शिवाजी महाराज उसी के तो कंटेम्प्रेरी हैं। अष्ट प्रधान ऑफ छत्रपति शिवाजीज कैबिनेट फाइनेंस मिनिस्टर वॉज कॉल्ड एज। तो फाइनेंस मिनिस्टर को क्या बोला जाता था? उनको अमात्य बोला जाता था। याद ही तो मैं बता के आया हूँ आपको। 25% ऑफ लैंड रेवेन्यू, बताओ 25% का टैक्स जो लेते थे उसको क्या बोलते थे? चौथ बोलते थे उसको, ठीक है, चौथ बोलते थे। और सरदेशमुखी क्या होता था? एक्स्ट्रा 10%, एक्स्ट्रा 10%, ठीक है। वो सरदेशमुखी जो है चौथ से भी ऊपर 10% एक्स्ट्रा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द ट्रीटी ऑफ सालबाय साइंड। तो अब आप देखिए कि ये जो हुए 1782 में, ये आज ही मैं बता के आ रहा हूँ आपको सारी सारी ट्रीटीज के बारे में, है ना। एक सेकंड रुकिए, कहाँ गई ट्रीटी? मैं वापस से लेके चलता हूँ आपको ट्रीटी के अंदर भी। कहाँ पढ़ाया है आज मैंने? ये रही, ठीक है, 1782 में ट्रीटी ऑफ सालबाय। तो इसीलिए मैंने सीधी सीधी आपको मेन चीज़ें बता दी जो पेपर में आ सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट पेशवा ऑफ द मराठा एम्पायर। तो लास्ट पेशवा कौन रहे हैं आपके भाई साहब? तो देखो लास्ट पेशवा बेसिकली बाजीराव 2 रहे हैं। उसके बाद नाना साहिब जो है उनके एक तरह से नाना साहिब जो हैं, नाना साहिब 2 कह लो, वो एडॉप्टेड सन है एक तरह से। उनको तो पेशवा मानने से ही ब्रिटिशर्स ने मना कर दिया। मैंने बोला ना डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की वजह से बाजीराव 2 जो है अपने, चाहे एडॉप्टेड सन है वो, उसको पेशवा नहीं बना सकते। अगर जेन्युइन सन होता तो बना सकते थे। तो ये वो वाली कहानी है। इसीलिए आप नाना साहिब 2 को पेशवा नहीं बोल सकते हैं अगर ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग चलें तो, ठीक है दोस्त। इन विच ईयर वॉज द ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइंड बिटवीन शिवाजी महाराज एंड जय सिंह। तो ये जो हुआ है आपका 1665 के अंदर ट्रीटी साइन हुई है ना। ये तो हमने बताया ही था। और 1666 में वो एस्केप प्लान हुआ है शिवाजी महाराज का, वो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था आज। हु वॉज द फाउंडर ऑफ मराठा एम्पायर। तो मराठा एम्पायर के फाउंडर जो है वो शिवाजी महाराज माने जाएंगे। कभी भी अगर जो इनके फादर हैं शाहजी भोसले, उनका नाम मत लिख देना गलती से भी, छत्रपति शिवाजी महाराज ने ही ये फाउंड किया है। इन विच ईयर शिवाजी महाराज वॉज क्राउंड एज द छत्रपति। तो ये मैंने जो बताया भी आपको है ना, 1674 में जो है ये इनका राज्याभिषेक होता है, कोरोनेशन होता है। ये आज ही मैंने बताया भी आपको, वही वाला क्वेश्चन है।
चलिए, तो कुल मिला के ये मैंने आपको कंप्लीट मराठा एम्पायर की मेजर पॉइंट बता दिए जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। यानी एसएससी और रेलवे के लिए यही पॉइंट्स जरूरी हैं, इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी सब चीज़ें तो मैंने इस किताब में जो है अपनी किताब में लिखी ही हुई है ना। इस वाली किताब में आपको सारी मिल जाएंगी मेजर जितने भी पॉइंट्स हैं। ये 2 किताब आप ले सकते हैं, अभी सिर्फ आज लास्ट डे है ऑफर का, तो आप जो है जाकर डायरेक्टली इसको ले सकते हैं। इसके अलावा जीके का रामबाण 2.0 बैच अगर आप लेते हैं तो यहाँ पे अभी मैं बहुत सारी न्यू वीडियोस बैक टू बैक डालने वाला हूँ। लगभग काफ़ी सारा कंटेंट रेडी है, तो इसमें वीडियोस, पीडीएफ्स, मॉक टेस्ट, 7000 से ज़्यादा एमसीक्यू, स्टैटिक प्लस करंट अफेयर मिल जाएगा। और इसमें एक टेस्ट पास, जैसे टेक्स्ट बुक का टेस्ट पास होता है हमारा अलग है ना, वो भी हमने इसमें ऐड कर दिया, तो वो भी आपको मिल जाएगा। आप चाहे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी की कर रहे हैं, चाहे कोई स्टेट एग्जाम की कर रहे हैं, सारे एग्जाम्स के जो टेस्ट हैं वो उसके अंदर आपको अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, तो ये जो है ये भी आप ले सकते हैं, इसका भी अभी ऑफर चल रहा है। तो आप जब हमारी एप्लीकेशन पे जाएंगे तो आपको डायरेक्टली वो ऑफर दिखाई दे जाएगा, तो उसको क्लिक करके आप अवेल कर सकते हैं, बहुत बड़ा डिस्काउंट है ना। या फिर आप ये कोड्स भी लगा सकते हैं, बसंत कोड हो गया या फिर वैलेंटाइन कोड हो गया, ऐसे करके आप लगाएंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्त, ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल। लाइक शेयर सपोर्ट फुल रखो भाई।